नमस्कार। टीवी 9 राजस्थान पर स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बीते कई दिनों से राजस्थान में बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर काफी ज्यादा मुखर हैं। इसको लेकर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बेरोजगार महासंघ गुजरात में जाकर सत्याग्रह कर रहा है और वहां से अपनी आवाज उठा रहा है। इस बीच एक खबर आई थी कि जो रीट परीक्षा है उसको लेकर उसको री एग्जाम कराने को लेकर सरकार ने स्वीकृति दी है। हालांकि उसमें ये विवाद उठा कि लेवल 2 के 6000 पदों की कटौती सरकार ने की है। इसको लेकर आक्रोश भी युवाओं में दिखा कि क्यों आखिर जब मुख्यमंत्री ने खुद यह ऐलान किया था कि 32,000 पदों पर भर्ती लेवल 2 की जाएगी, तो आखिर क्यों इन 6000 पदों की कटौती कर ली गई। इसको लेकर लगातार बेरोजगार सवाल उठा रहे थे। हम भी बड़ी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठा रहे थे। सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि भाई जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया तो उनका आश्वासन को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया, क्यों बेरोजगार युवाओं के हक पर हथौड़ा चलाया गया। लेकिन लगातार इसको लेकर आंदोलन भी हो रहा है। हम भी टीवी 9 राजस्थान इस मांग को बुलंद कर रहे थे। बीते दिन बेरोजगार महासंघ का एक डेलीगेशन शिक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं टीवी 9 की मुहिम का भी असर दिखाई दिया कि उनको आश्वासन मिला कि इसकी समीक्षा कराई जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि समीक्षा कराएंगे, पदों में क्या बढ़ोतरी होगी अभी सवाल है, और क्या सरकार के आश्वासन पर बेरोजगार युवा भरोसा कर रहे हैं, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन भी देख रही है, कुछ आक्रोश भी है। क्योंकि जब वो लगातार ये कह रहे हैं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो हमारे अभिभावक हैं, अब अगर अभिभावक बात नहीं सुन रहा है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में आक्रोश जरूर है। तो रीट के लेवल 2 के पदों पर समीक्षा कराने का आश्वासन शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है। अब इस पर कितना भरोसा, इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनुमान किसान जी और अशोक जी बेरोजगार महासंघ की तरफ से हमारे साथ हैं। प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। चेतन पुरोहित जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रमेश पुरोहित साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी मेहमानों से सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि किसी का मोबाइल जो है वो रिंग कर रहा है उसको प्लीज साइलेंट कर लीजिए। और सभी का स्वागत इस चर्चा में। हनुमान किसान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि देखिए अब तो आश्वासन सरकार की तरफ से मिला, आप लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमने भी आपकी बात को, आपकी मांगों को उठाया टीवी 9 राजस्थान के जरिए। आश्वासन पर क्या भरोसा है? उम्मीद है सबसे कि पहले अब तो मैं सरकार अब सरकार आपकी सुन रही है। सबसे पहले तो मैं सभी रीट विद्यार्थियों की तरफ से टीवी 9 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। त्यागी जी, हम कल शिक्षा मंत्री जी से हमने वार्ता की थी। शिक्षा मंत्री जी से जब हमने वार्ता करने के गए तो मंत्री जी बोल रहे हैं कि अगर आपके 6000 पद काट लिए गए, अगर कोई ऐसी बात आपके साथ हुई है तो फिर हम समीक्षा करवाते हैं। ये बात कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी ने खुद ने घोषणा की थी, जबकि मंत्री जी खुद ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो हम समीक्षा करवाते हैं। और यदि आपने समीक्षा नहीं करवाई तो फिर किस बेस पर पद काट लिए गए, और फिर पद थे ही नहीं तो फिर किस बेस पर आपने दिसंबर में विधानसभा में वाई लूटी है, और मुख्यमंत्री साहब ने किस बेस पर घोषणा कर दी। अब हम मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, यदि इनकी कथनी और करनी में ही अंतर आएगा तो युवा तो सड़कों पर भी आएगा, और युवा तो गुजरात भी जाएगा, और कल आवश्यकता पड़ी तो युवा तो दिल्ली भी जाएगा। जी, लेकिन अब तो आश्वासन दे रहे हैं ना सर, अब क्या भरोसा नहीं हो रहा है? सर, घोषणा भी नहीं की थी। आश्वासन की तो तब भरोसा करते ना, तब कोई पद बढ़ाने का आश्वासन देते कि पहले 31,500 पद थे कि हम इससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे, तब तो हम आश्वासन पे रुकते। इन्होंने पद कम किए हैं और अब आश्वासन दे रहे हैं। अभी तो इनको पद बढ़ाने चाहिए थे तुरंत, की आपके 6000 पद काटे हैं, ये गलत है, माफी मांगना चाहिए। क्योंकि लाखों रीट के स्टूडेंट है जो 4 साल से तड़प रहे हैं, उनके माँ बाप तड़प रहे हैं। गांव में 4 साल हो गई, एक बेरोजगार को शर्म आती है घर जाने में कि किसकी तैयारी कर रहा है? रीट की तैयारी कर रहा हूं, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं।
थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं उन बहनों को और भाइयों को, त्यागी जी 4 साल हो गए अपने घर में घुसते हुए भी डर लगता है। और अभी तो पद कमी हो रहे हैं, पद बढ़ाने की बात नहीं है। इस आश्वासन से मंत्री जी को हमने साफ आह्वान किया है कि यदि 2 नवंबर से पहले हमारे पद जो काटे गए हैं उनमें वृद्धि नहीं होती है तो 2 नवंबर को शहीद स्मारक पर पूरा प्रदेश देखेगा कि बीएड के कितने बेरोजगार है और 4 साल से आपने उनके साथ क्या किया है। जी चलिए ठीक है। अशोक चौधरी साहब बताइएगा जरा, हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई अभी तो आपका जो आश्वासन पहले आपने घोषणा की कि हम इतने पदों पर भर्ती कराएंगे, परीक्षा कराएंगे, उसमें भी पद काट लिए गए। अब जब आश्वासन दिया जा रहा है तो भरोसा किया जाना चाहिए। चौधरी साहब। नहीं त्यागी जी, आपकी बात सही है, भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन कब तक आदमी, मैं आपसे, आप मुझे कोई बात कहो, कोई विश्वास करूं, मैं आपकी बात पे 1 बार कर सकता हूं, 2 बार कर सकता हूं, 3 बार कर सकता हूं, 4 बार कर सकता हूं, एक लिमिट होती है। पिछले 4 साल में अगर आप पूरे हमारे संगठन के पूरे आंदोलन उठा के देखोगे तो लंबी लिस्ट मिलेगी कि हमने कितने आंदोलन किए और उसका परिणाम क्या निकला। जैसे हनुमान जी ने बताया था कि कल शिक्षा मंत्री से मिल के आए थे, उन्होंने कहा कि ये पद हम इसको वापस दिखाएंगे, मतलब कि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उन्हें बातों बात हम कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अगर उसमें जो घोषणा हुई थी पदों की वो गलत हुई थी। उनकी जो बातों से लग रहा था कि उन्होंने सीएम साहब ने जो घोषणा की थी वो अधिकारी ने बताई और सीएम साहब ने कर दी, तो ना तो अधिकारी पता कंफर्म कर पाए कि कितने पद हैं। अब सरकार के गले की फांस बन गई, अब युवा सड़कों पे उतर गए। उधर उपेंद्र यादव जी गुजरात में बैठे, इधर किसान हनुमान जी के नेतृत्व में हमारा संगठन राजस्थान में जयपुर में आंदोलन कर रहा है। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार प्रशासन भी हमें अनुमति नहीं दे रहा। बार बार शिक्षा मंत्री से वार्ता करा दी, एक आश्वासन दे दिया इनको कि ठीक है हम आपकी बात रखेंगे, और हर बार एक ही चीज मिलती त्यागी जी कि हर बात आंदोलन में जब भी जाते हैं मंत्री से मिलो, अधिकारी से, वो ये कहते हैं कि हम सीएम साहब से बात करेंगे एक बार और फिर आपको बताएंगे, इसका समाधान निकालेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जब सारे काम सीएम साहब को ही करने हैं तो फिर बाकी लोग मिलते क्यों हैं? मुझे अगर सीएम साहब ही मेरे काम करेंगे, हमारे बेरोजगार काम करेंगे, तो बाकी अधिकारी मंत्री साहब मना कर देना कि हम ना तो मिलेंगे ना हम वार्ता करेंगे। ये सारी वार्ताएं सीएम साहब करेंगे और सीएम साहब करके जो डिसीजन लेंगे वो लेंगे, बात खत्म। फिर बाकी कोई विधायक हो चाहे कोई मंत्री हो भी वो आश्वासन देता है नहीं हम आपकी बात आगे पहुंचाएंगे। कुछ दिन 3 दिन 4 दिन पहले आपकी टीवी पे गजेंद्र जी बैठे थे, पीसीसी जो सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी के बात पहुंचाऊंगा, उसके बाद में मैं सीएम साहब से बात करवाऊंगा। उस बात को भी 3-4 दिन हो गए। उसके बाद जी भाटी साहब गुजरात में भाटी साहब मिले थे जी, वो बात उस टाइम को आज तीसरा दिन निकल गया। ताकि जी करना कुछ नहीं, सरकार को सिर्फ मूर्ख बनाना है, बेरोजगारों को वो बनाती जा रही है और युवा धीरे धीरे समझता जा रहा है चीजों को। और आने वाले 2023 में इसका जवाब राजस्थान का प्रत्येक युवा देगा, युवा बेरोजगार उसके परिवार वाले देंगे और सरकार को बता देंगे। मंत्रियों को और विधायकों को ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि ऐसा नहीं है कि युवा ही बेरोजगार है, नेता और मंत्री भी बेरोजगार हो सकता है। यहाँ के युवा समझदार हैं। बार बार जब भी बात करते हैं कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता हो, परसों सुभाष गर्ग साहब भी कह रहे थे कि मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाओ। अरे जब हमारे घर में नहीं सुनी जा रही तो हम बाहर वालों क्या बोलेंगे? बात सिंपल सी ना, जब मेरे घर में मेरी नहीं चल रही तो मैं बाहर पड़ोसी को क्या बोलूंगा जाके? पड़ोसी ये कहेगा ना पहले तेरे घर में तो बात कर। तो पहले हम तो ये कह रहे हैं कि पहले स्टेट सरकार, कांग्रेस सरकार हमारी बात सुने और हम उसी पैटर्न पे आगे जाके केंद्र सरकार से वही सवाल करेंगे। विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, जो 25 सांसद हम उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन उनसे सवाल तो बाद में करें ना, जब पहले हमें हमारा समाधान हमारे घर में समाधान हो। हमारा तो घर में समाधान नहीं हो रहा साहब। पिछले 27 दिन 28 दिन से बेरोजगार बैठे हैं। और मैं तो खुद कह रहा हूँ, सीएम साहब ने 21 फरवरी को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब मीटिंग हुई थी, तो खुद कहा था किसानों के बात की कि हम संवेदनशील है, सरकार को किसी चीज को लेके हटगर्मी नहीं दिखानी चाहिए, स्थिरता दिखानी चाहिए। हमने भी बेरोजगार बैठे थे, सुनी बात। तो ऐसा अब क्या हुआ कि सीएम साहब ना तो किसी मंत्री को बना रहे, किसी मंत्री को कह रहे कि चलो बेरोजगारों को बुलाओ, खुद गुजरात जाके आ गए और अभी खुद वापस गुजरात में 31 तारीख तक
तो बड़ा मुद्दा नहीं था कि जी अगर टेबल पे बेरोजगारों ने वार्ता के लिए पहल की है, जब बार बार आ रहे कि जब सीएम साहब कह रहे कि किसान वार्ता के लिए पहल कर रहे, सरकार नहीं करी, हम तो खुद वार्ता के लिए पहल करके गए थे भाटी जी के पास मिलने के लिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभिभावक है बड़े, हम खुद जाते हैं वार्ता शुरू करते हैं। और हमने वार्ता की पहल भी की, शुरुआत भी की। उसका नतीजा 3 दिन में तो कुछ आया नहीं साहब। आने वाले समय में क्या नतीजा होता है उसका पता नहीं। बाकी त्यागी जी हमने तो सोच रखा कोई बात नहीं, 31 दिन निकाले, गुजरात चुनाव में 1 महीना और निकाल लेंगे, उसके बाद राजस्थान में देखेंगे। आज इनका वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ठीक है, ओके। प्रियदर्शी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए आश्वासन भी आप दे रहे हैं लेकिन भरोसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भाई आश्वासन से काम कब तक चलेगा? अब तो समाधान की दरकार है और आप आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा सर? देखिए सबसे पहले तो बेरोजगार महासंघ को ये अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि कांग्रेस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो राजस्थान की लोकप्रिय सरकार है, इसमें झूठे आश्वासन अगर ये बता दें हमने इनको दिए हो तो इनको विश्वास करना चाहिए और विश्वास से हल निकलेगा। जैसे माननीय बीडी कल्ला साहब ने साफ तौर पे कह दिया, बिल्कुल इनकी बात को सुना और इनकी बात को कभी दरकिनार तो किया नहीं, उस पर सकारात्मक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा ठीक है विभागीय स्तर के ऊपर समीक्षा हो रही है और शीघ्र ही आपको सकारात्मक निर्णय मिलेंगे। तो सकारात्मक निर्णय का मतलब ही यही होता है कि कुछ न कुछ तो सरकार सोच रही है। पहले भी तो सरकार ने इनके बारे में सोचा है। आज जो कमिटमेंट बेरोजगार 4 साल तो बीत गए सर, अब आप क्या चाहते हैं कि इस आश्वासन के भरोसे देखिए 1 साल और पदों में बढ़ोतरी और जी देखिए पदों में बढ़ोतरी कांग्रेस सरकार ने करी थी। यहाँ अभी सिर्फ मुद्दा आ रहा है 6000 पदों का, तो 6000 पद जो घटाए गए हैं लेवल सेकंड में, उसको भी सरकार ने सिर्फ ये इस चीज को पहले स्पष्ट कर दिया कि उसकी मंशा सीधा ये थी कि जो 5वीं क्लास तक के जो विद्यार्थी हैं उनका नामांकन ज्यादा है और उस श्रेणी के अंदर शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो रही थी, इसलिए वहां पद बढ़ाए गए थे। परंतु अब जब ऐसी चीज सामने आई, मांग उठाई गई है और उस मांग के ऊपर भी सरकार सकारात्मक विचार कर रही है, तो मेरा तो यही इनको संदेश है, सुझाव है कि इनको शीघ्र सकारात्मक निर्णय मिलेंगे। इनको राजनीति में, किसी की भी राजनीति में या किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और इनको थोड़ा कांग्रेस सरकार पे इंतजार करना चाहिए। शीघ्र ही इनके पक्ष में सकारात्मक निर्णय आएंगे। ठीक है, हनुमान जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? जल्दी से हनुमान जी, फिर बाकी पैनलिस्ट का रुख कर रहा हूँ जी। ठीक है, एक रिएक्शन में लेता हूं हनुमान जी और अशोक जी। हम पहले ऐसे ही थे, हम भी पहले ऐसे मान रहे थे। सीएम साहब ने कहा कि भर्ती रद्द करना कोई बात नहीं होती। यदि कुछ पेपर आउट हुआ है 2021 रीट में, माननीय सीएम साहब ने कहा था कि भर्ती रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने इस बात को आश्वासन के रूप में माना। हमें लगा कि सीएम साहब भर्ती रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि एसओजी ने रिपोर्ट दी थी कि 250-300 लोगों तो पेपर पहुंचा है। और हुआ क्या, हम आश्वासन मान के घर बैठ गए। हम तो हमारे कागज तैयार कर रहे थे कि चेक करवाएंगे, स्कूल में मास्टर बन के जाएंगे। घर वालों ने जो स्वामनी कर रखी थी ना, घर वाले बैठे थे खुशी मनाने के लिए। हुआ क्या, फरवरी में भर्ती रद्द कर दी। उस समय क्या बोला सीएम साहब जी ने कि बीजेपी के दबाव की वजह से भर्ती रद्द कर दी गई। फिर आश्वासन का क्या हुआ, उस 1 महीने का क्या हुआ, और फिर आप पद बढ़ाकर हमें दिए गए। मान उसके लिए हमने धन्यवाद भी दिया सीएम साहब का। पूरे प्रदेश के बीएड छात्रों ने धन्यवाद दिया। हमने पात्रता एग्जाम का स्वागत किया। सीएम साहब ने, आपने कहा, मंत्री जी ने कहा 2 एग्जाम करेंगे, अलग अलग तरीके से एग्जाम करवाई जाएगी, हमने स्वागत किया। जीके जुड़ेगी, हमने स्वागत किया। हर चीज का हमने स्वागत किया। लेकिन विज्ञप्ति आने से पहले भला ऐसा धोखा कि अब 6000 पद कम कर दिए गए। अगर ये समीक्षा करनी थी तो क्या उस समय नहीं दिख रहा था? क्योंकि हमने तो 4 साल का समय दिया है, सरकार को 4 साल का समय दिया कि सरकार ने 4 साल में समीक्षा ही नहीं की। सीएम साहब ने बिना कुछ किए घोषणा कर दी और अब 6000 पद काट लिए। और उस टाइम पे जब बेरोजगार पढ़ने में लगा हुआ था, आज 3 महीने बाद में एग्जाम है, हम विरोध करें, हम आंदोलन करें या पढ़ाई करें? आश्वासन का नतीजा तो ये था, भर्ती रद्द कर दी। और यदि आप घर बैठ गए ना, तो युवाओं को ये भी नहीं लग रहा कि अब 25,000 पदों पर भी भर्ती होगी। क्या पता फिर से पेपर आउट होके फिर से भर्ती रद्द हो जाए। और पिछली बार तो डीपी जारों को क्लीन चिट दे दी, इस बार कोई नया जारो लिया जाए उसको क्लीन चिट दे दे। अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि 4 साल में सपने टूट जाते हैं। 4 साल बहुत होती है, एक दिन बेरोजगार होता है। बिल्कुल। अशोक चौधरी साहब, आप भी आप कमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं कमेंट बता दूं जो हमारे उसमें आ रहा है। देखिए लगातार दर्शक जुड़ते हैं और मैं तो अनुरोध कर रहा हूं दर्शकों से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं अपनी बात,
कोई सवाल है तो वही पूछे थे कि एक कमेंट आया, सरिता मीना जी लिख रहे हैं कि भाई मेरी बेटी 2 साल की थी जब ये भर्ती ये शुरू हुई, जो ये परीक्षा है, और अब वो 5 साल की हो गई है, अब उसकी परवरिश कैसे करें? ये सब तो हो ही नहीं रहा है सर, बताइए, जरा जवाब दीजिए। ठीक है, उस पर आऊंगा अशोक चौधरी साहब। सर भटनागर साहब कह रहे थे कि आश्वासन दिया है सरकार ने। मैं एडवोकेट साहब आपसे सिर्फ 2 चीजें कन्फर्म कर रहा हूं। मैं आपको एक लिस्ट भेज देता हूं हमारे कौन कौन से समझौते कब कब समझौते हुए थे। जो कल डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब कह रहे थे फरवरी में लास्ट 21 में हमारा समझौता हुआ था रात को 12 बजे। उस समझौते में खुद बैठा था और धरना स्थल पर आके रात को 12 बजे डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब ने कहा था कि मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं, सारी जो भी, और हमने ऐसा नहीं है, हमारे बीच में कुछ समझौते हुए, कुछ ऐसी मांगे थी जिसको टाइम लग रहा था करने का, कुछ मांगे ऐसे थी जो इमीडिएटली होने वाली थी। उन्होंने लिखित में समझौता किया, नतीजा कुछ नहीं हुआ। वापस जब हम सुभाष गर्ग साहब से मिलने गए तो उनका ये जवाब था कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है जी। हम लखनऊ गए, उसके बाद वापस बुलाया, यहाँ वार्ता हुई, समझौता हुआ, उसका नतीजा 0/0। सीएम साहब कहते हैं, आदेश देते हैं कि ये काम होना चाहिए, अधिकारी मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि 6000 पदों का आश्वासन दे दिया उसके बाद वो पद हो जाएंगे। या तो आप आश्वासन दो, आप आज TV9 पे घोषणा कर दो कि पक्की बात है कि हमने जो घोषणा की उसका 10 दिन में 15 दिन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको वापस जवाब दूंगा इस बात का, नहीं तो मैं सरकार के खिलाफ खड़ा होकर आपके साथ खड़ा हूं। सर ये बात कहने वाला कोई नहीं खड़ा होता। बार बार युवाओं का अपमान किया जाता है, बार बार राजनीति की बात आती है। सर ऐसा क्या है कि युवा राजनीति नहीं कर सकता? रोजगार मिलेगा नहीं, रोजगार मिल नहीं रहा, राजनीति हम करेंगे नहीं तो सर क्या करेंगे? भीख थोड़ी मांगेंगे। अच्छी बात है, कल मंत्री, मैं थोड़ी कह रहा हूं ये सरकार का एक मंत्री साहब, ये मंत्री जी कह रहे हैं, सुभाष गर्ग साहब खुद कह रहे कि आप विधायक बनो, मंत्री बनो, तो अच्छी बात है ना, अच्छा ऑफर आ रहा है, फिर हम भी उसी लाइन में आता है। कम से कम सरकार के मंत्री विधायकों बेरोजगार रहेंगे तो पता चलेगा ना बेरोजगारी क्या होती है। तो मेरा सिर्फ भटनागर साहब से एक ही निवेदन है कि मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ साहब, आप हमें ये बता दीजिए कि ये समाधान कितने दिन में होगा, क्योंकि 4 साल से तो हुआ नहीं साहब। और कल शिक्षा मंत्री साहब से मिले थे, मैं कह रहा हूँ पद नहीं बढ़े, कोई बात नहीं, आज सिर्फ स्पष्ट बोलना चाहिए कि नहीं है या ये मजबूरियां हैं, हम अभी इतने पदों में भर्ती निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बजट में भर्ती निकालेंगे। कोई बेरोजगार, कोई युवा नहीं चाहता सर, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे से दूर बैठा रहे। 27 दिन से साहब गुजरात में बैठे हैं। आप सोच के देखिए कि अगर उनकी जगह आपका बेटा होता तो आप क्या सोचते? जी ठीक है, प्रियदर्शी साहब जवाब दीजिएगा। उससे पहले डॉक्टर चेतन राजपुरोहित साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई देखिए, बार बार ये बात आती है, अशोक चौधरी साहब ने और हनुमान किसान और उपेंद्र यादव जब भी बैठते हैं डिबेट में, वो अपना पक्ष क्लियरली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखते हैं कि भाई हम क्यों वहां गए, क्यों मजबूर होना पड़ा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जाता है कि भाई ये राजनीति में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। कोई बहकावा कर रहे हैं, बहका रहे हैं क्या युवाओं को? मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं आपको। नंबर 1, इस सरकार का जब से गठन हुआ है ना राजस्थान में, तो सरकार का एक सिंगल एजेंडा चल रहा है कि सरकार को बचाया कैसे जाए, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि घोषणाएं करने से पहले एक्सरसाइज सरकार करती नहीं है। अगर शिक्षकों के मामले में भी पहले सरकार एक्सरसाइज कर लेती, बजट का पता कर लेती, पोस्टों का पता कर लेती, क्योंकि सरकार हर बीएफसी में पोस्टें तोड़ रही है। जब पोस्टें टूटती है तो आगे जाके उनकी संख्या कम हो जाती है। लेकिन सरकार को केवल मात्र एक चीज का भरोसा है, घोषणा करना और युवाओं को गुमराह करना। इसके अलावा दूसरा काम सरकार के पास है ही नहीं। तीसरी बात आपको बताता हूँ, परसों में मंत्री महोदय जी का स्टेटमेंट सुन रहा था सुभाष गर्ग का। वो पता है क्या कहते हैं इन बच्चों को, युवाओं को, कि आप एमएलए मंत्री बन के देखो, तब आपको पता चलेगा सरकार कैसे चलती है। इसका मतलब सरकार चलने में सरकार सक्षम नहीं है। सक्षम होती तो एक मंत्री के राज्य सरकार का युवाओं को ये कि आप एमएलए और मंत्री बनो, तब आपको पता चलेगा कि पोस्टें कैसे भरेगी। मेरे कहने का मतलब है कि ये कब तक धोखा देते रहेंगे युवाओं को? किस किस को धोखा नहीं दिया इन्होंने? पटवारी में आउट, जेईएन में आउट, नर्सिंग में आउट। कौन सा पेपर राजस्थान में ऐसा है जिसके लिए अभी तक ये सरकार दावा कर सके कि हमने नीट एंड क्लीन ये पेपर करवा दिया है? अब आप रीट 2021 की बात करते हैं। रीट 2021 में पेपर आउट हुआ। पेपर आउट होने के बाद में सरकार ने बजट में घोषणा की
कि हम 32,000 पोस्टों पर नियुक्तियां निकालेंगे, घोषणा कर दी इन्होंने, लेकिन इन्होंने अध्ययन नहीं किया कि कितनी पोस्टें हम तोड़ चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। हर बीएफसी में पोस्टें टूट दी है, चाहे किसी भी विभाग की, कल शिक्षक की नहीं, हर विभाग की तोड़ रहे हैं। पोस्टें क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि इनको रोजगार देना ही नहीं है। अगर ये रोजगार देने का मानस होता तो 4 साल तक ये सरकार सो रही थी। 4 साल में किस विभाग में इन्होंने नियुक्तियां की है? हर नियुक्ति इनकी डिस्प्यूटेड है। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। एक भी चीज इनकी नीट एंड क्लीन नहीं हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई बीजेपी नहीं कह रही है, पूरा सिस्टम राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है। युवा सड़कों पर बैठा है, इनकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है कि युवाओं को जाके, और आश्वासन युवा कैसे भरोसा करेगा इनका? 4 साल से केवल आश्वासन ही तो मिल रहे हैं। आश्वासन के यही सुभाष गर्ग आश्वासन देके गए थे धरने में, और वही सुभाष गर्ग आगे जाके कहते हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। तो हाथ में नहीं, आश्वासन क्यों दिया फिर आपने पहले? अगर आपके हाथ में ही नहीं था, आपका निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। और सुभाष गर्ग तो खुद शिक्षक राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको पूरा पता है। रुकटा के वो रहे हैं वर्षों वर्ष अध्यक्ष, उनको एक एक चीज का पता है। फिर क्यों गुमराह कर रहे हैं बच्चों को साफ क्यों नहीं कहते? अब महीने बचे इनके पास, केवल 8। इन 8 महीनों में ये कुछ करने वाले नहीं है। इनका एक सूत्रीय एजेंडा चल रहा है कि सरकार कैसे रहे, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने रहे। और हम तो कहते हैं सरकार रहे, हम तो खुद चाहते हैं सरकार रहे 8 महीने तक, लेकिन इनके आपसी कलह इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसके अलावा इनको कुछ नहीं सूझ रहा है। जनता से कोई लेना देना नहीं है, केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, हाउ टू सर्व द गवर्नमेंट, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सर केवल आश्वासन देंगे। एक सवाल आपसे ये है कि भाई देखिए, आपकी सरकार में भी अपने हक की लड़ाई बेरोजगारों ने खूब लड़ी, और बिल्कुल उसी लड़ाई के बीच उसी लड़ाई का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस को समर्थन बेरोजगारों की तरफ से दिया गया, सरकार बनी। अब जब कांग्रेस की सरकार अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है, तो क्या अब बीजेपी के लिए बेरोजगार युवा जो है वो राजनीति का टूल बन गए हैं क्या? नहीं, कोई टूल नहीं बने युवा। बीजेपी युवाओं के साथ खड़ी है, और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, और आगे भी पूरा उठाएंगे हम। युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं के साथ खड़ी है, क्योंकि पोस्टें भरना सरकार की ड्यूटी है। आज मैं नई चीज बताता हूँ आपको, ये विद्या संबल योजना क्यों लेकर आए? विद्या संबल योजना की जरूरत कहाँ है? अगर ये पोस्टें भर लेते, आज बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आज जो युवा परमानेंट नौकरी, उनकी जगह 20-20 हजार में नियुक्तियां दे रहे हैं। आप बताओ, 2 नवंबर से फार्म भरने शुरू हुए हैं। 2 नवंबर से विद्या संबल योजना शुरू की इन्होंने। पहले कॉलेज एजुकेशन में की, अब स्कूल एजुकेशन में की है। स्कूल एजुकेशन का भी ये बंटाधार करने में लगे हुए हैं। क्यों नहीं नियुक्तियां देती युवा बेरोजगारों को? पोस्टें भरे, पोस्टें भरने से अपना शिक्षा व्यवस्था सही रहेगी। अब शिक्षक ही नहीं है, आप कॉलेजें खोलते जा रहे हैं, स्कूलें खोलते जा रहे हैं, स्कूलें अपग्रेड करते जा रहे हैं। करो, अच्छी बात है, कॉलेजें खोलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दो, शिक्षक दो। खाली इनके नाम से कॉलेज खोलने से देखो शिक्षा में सुधार नहीं होना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने ऐसी कॉलेजें देखी है जहाँ केवल प्रिंसिपल के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं है। टीचर की दूसरी बात है, किराए की बिल्डिंग में लेके खोल दी, तो इससे क्या होगा? इससे शोषण हो रहा है। पढ़ा लिखा बेरोजगार आज, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर है, चाहे टीचर के लेवल पर है, चाहे यूजीसी नेट क्लियर है, सब सड़कों पे खड़े। कौन कौन नहीं खड़ा? जगह जगह धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? आप काम करो, युवा तो आपको मत देंगे, आपका समर्थन करेंगे युवाओं को खुश करो आप, ये सरकार की ड्यूटी है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। रमेश पुरोहित साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, देश में अगर चुनाव होना है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। 6 महीने में चुनाव हो जाते हैं, लेकिन एक भर्ती जब रद्द होती है तो उसको दोबारा कराने के लिए सरकारों के पसीने छूट जाते हैं। अब भाई भरोसे की बात हो रही है, भरोसा किया जाए तो कैसे? अगर ये परीक्षा जो रद्द हुई, इनको जल्द से जल्द कुछ भर्तियां करा दी गई होती तो आगे के लिए विश्वास होता। क्या ऐसी स्थिति है क्या कि वो एक अविश्वास का बड़ा कारण बन रहा है? रमेश पुरोहित साहब। त्यागी जी, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। वो हंसी खूबसूरत है लेकिन घर में लाने के काबिल नहीं है। ये स्थितियां हैं। अब क्या करो, किस पे भरोसा करो? अब वायदों की अप्सरा दिखा रहे हैं, वो वंश की परंपरा निभा रहे हैं। वो इस तरह से अगर राजनीति चलती है तो युवा तो सड़कों पे आएगा। और 6000 जो पद इनके रिक्त हुए या हटा दिए गए हैं, और आज अब वो जो विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि इसकी हम समीक्षा करेंगे। किस बात की समीक्षा करोगे आप? 6000 पदों को हटाने के बारे में
विचार विमर्श करोगे, बहस करोगे, चर्चा करोगे, क्या करोगे आप? मतलब 6,000 पद का मतलब ये होता है कि 6,000 युवाओं के आकांक्षाओं, उम्मीदों के ऊपर पानी फेरना। 6,000 व्यक्ति, वो जो युवा अगर वो चाहता है इम्तिहान में बैठता, परीक्षा देता, रिजल्ट आता उसका और वो नौकरी नहीं करता। तो आप समीक्षा किस बात की कर रहे हो? समझ में नहीं आ रही है ये बात। या तो जहां से ये घोषणा हुई है वो घोषणा झूठी थी, या ये जो 6,000 पद हटा दिए गए ये झूठी है। कहाँ दिक्कत है? दिक्कत तो बताओ ना कि इस जगह पे दिक्कत हुई, या कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ, और कम्युनिकेशन अगर गैप हुआ तो कहाँ पे हुआ, किस स्तर पर हुआ? कोई जिम्मेदारी है इस बात की? अगर मान लो कि ब्यूरोक्रेसी ने सीएम साहब तक जो फाइल पुटअप की थी उसमें आज को गलत बयानबाजी की, तो दिक्कत किसको आ रही है? सरकार को आ रही है भाई। सरकार जिम्मेदार इस बात को लेकर के, क्योंकि जब आप विधानसभा में या सरकार का मुखिया अगर इस तरह से घोषणा करता है तो उसका भी कोई वैल्यू होती है, उस बात का भी एक महत्व होता है, एक संकेत होता है उस बात का। तो ये संकेत कहाँ टूटा, विश्वास कहाँ टूटा? ये दिक्कत है इस सरकार के सामने। जो दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी कि ये जो 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 भरोसे का जो संकट है ना, ये है इसके बारे में। अब उसकी आप उसको आप लिपापोती करोगे या आप उसको वापस बैलेंस करोगे, जो डेंट लगा है उस डेंट को ठीक करोगे, कैसे करोगे आप? तो आपको बैक फुट पे जाकर के ये सारी बातें करनी पड़ती है कि हाँ देखे भैया हम युवा वर्ग के केसी है, हम युवा वर्ग के ये ले कर रहे हैं, हम भर्तियां कर रहे हैं, हम सरकारी ये जो नौकरियां ला रहे हैं हम विभागों से। और तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो बगैर किसी जो है दिक्कतों के पूरा करना भी तो सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी है उसकी। अगर ये 6,000 पद है आप डिलीट कर रहे हो, हटा रहे हो, या किसी कैटेगरी में चेंज कर रहे हो, तो क्या इससे पहले आपको पता नहीं था क्या जब फाइल पुटअप होती है तब कि भाई ये 6,000 पद है, इसको इस कैटेगरी में डाल दीजिए? ओके, पर आपके पास में वैकेंसीज है, सरकारी विभागों में अभी बहुत से पद खाली है। जब हर साल रिटायर, इनको पता है विभागों के जो मुखियों से पूछ लो तो हर साल कितने रिटायर होते हैं भाई? आपके रिटायरमेंट भी तो हो रहा है ना उस सरकारी सेवाओं से। जब हर साल आपके रिटायरमेंट हो रहे हैं उसके अनुपात में कम से कम उतनी तो भर्तियां होगी ना आपकी। अगर मान लो एक साल में 1,000 एलडीसी है, यूडीसी है, ऑफिस असिस्टेंट है, या शिक्षक है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, प्रिंसिपल है, वो रिटायर भी तो हो रहे हैं ना। तो रिटायर होता है तो उनकी जगह कौन भर रहा है? जी तो ऐसे ही होगी ना भर्ती प्रक्रिया से। तो मैं ये कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि ये कैलेंडर जो है ना वो खत्म हो गया। और हमारे चेतन जी जो बता रहे थे कि शिक्षा संबल योजना में जो है आप उनको भर्ती कर रहे हो, नियुक्तियां दे रहे हो, जैसे भी वो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में कैसे, अब जब अगर वो लंबे समय तक अगर वो चलते रहे, साल 2 साल 5 साल तक, तो वो तो आपके सड़कों पे आ जाएंगे कि हमने जो शिक्षा संबल योजना में आपको जो ये किया है तो हमारा भी कुछ करो, हमें भी है तो कहीं नियमित करो, हमें भी तो करो। तो दिक्कतें कहाँ आ रही है? दिक्कतें वही आ रही है कि वेल प्लान्ड वे में कोई काम नहीं होता है, बगैर किसी योजना के आप काम करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में पूरा होते नहीं है, होते हैं तो उसका आकलन ढंग से नहीं होता है, अगर आकलन ढंग से भी होता है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, और इम्प्लीमेंटेशन अगर ढंग से नहीं होता है तब ये दिक्कतें पूरी आती है। युवा बेरोजगार सड़कों पे आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक जो सर्किल पहले चलता था उस सर्किल में यह था कि नियमित रूप से आपके इम्तिहान होंगे, परीक्षाएं होंगी, ये वैकेंसीज आएगी, और युवाओं को भी पता होता था कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो ग्रेजुएशन के बाद में मैं इस भर्ती के लिए अप्लाई करूंगा, और अप्लाई करूंगा तो मेरे को ये तैयारी रहेगी। अब ये जो बैठे हैं हमारे मित्र बैठे हैं, इनको एक परीक्षा के लिए 4 साल तक के लिए इंतजार करना बहुत बड़ी बात होती है कि मैं अगर मान लो आज टीचर के लिए फॉर्म भरता हूँ और वो अगर 2012-13 पता नहीं कहाँ से वो जो पेंडिंग चलता आ रहा है, वो पेंडिंग में भी अगर 2018 की अगर बात कर ले, सरकार की बात कर ले, तो 18 में जो वैकेंसीज के लिए जो वायदा किया था अगर वो भी अगर मान लो दिक्कतों में आ रही है तो 4 साल तक तो गए। अब कब शुरू करेंगे? जब शुरू करेंगे तब तक ये वक्त हाथ से निकल जाएगा। जब हाथ से निकल जाएगा तो फिर ये जो हमारे जो युवा मित्र बैठे हैं वो फिर सड़कों पे आएंगे। और अगर मैं तो कह रहा हूँ सरकार रिपीट हो जाए अच्छी बात है, भगवान करे ये सरकार रिपीट हो और इस सरकार को भी जो है
जो वायदे इरादे वो कर रहे हैं वो उनको पूरा करने का 5 साल का और अनुभव मिल जाए और एक्सपीरियंस मिल जाए और काम करने ठीक है। का। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी जब सरकार में आएगी तो उसके सामने चुनौती यही रहेगी। जी ठीक है, ओके सर। इन 6000 पदों का क्यों किया? समय कहाँ आपके पास में? क्योंकि बजट प्रोसेस शुरू हो रहा है, बजट प्रोसेस शुरू हो रहा है और बजट प्रोसेस शुरू होते ही आपके नवंबर में जब वहां पे चुनाव की जो होती है, तो चुनाव से 2-3 महीने पहले आचार संहिता लगे, तो 3-4 महीने 5 महीने का समय है। इन 5 महीनों में सरकार क्या क्या करेगी, कैसे कैसे करेगी, ये जो है चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। समीक्षा का वक्त तो निकल गया। समीक्षा ठीक है। प्रियदर्शी साहब, कब तक ऐसे काम चलेगा कि भाई आप कहते रहेंगे युवाओं को बहकाया जा रहा है, राजनीति में ना आए युवा और बहकावे में ना आए, कब तक चलेगा काम? अब तो देखिए ऐसा, देखिए सुनिए, सवाल सुनिए सर। अशोक चौधरी और हनुमान किसान ने भी कहा कि भाई जब मुख्यमंत्री जी कोई सारे फैसले लेने हैं तो भाई मुलाकात भी वही करें, वही आश्वासन दे, और वो पहले आश्वासन दे चुके हैं, वो तो कह चुके हैं इतने पदों पर भर्ती करेंगे। सर ये क्या चल रहा है? तो बिल्कुल सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, मैं कोई हल्की बात कहना नहीं चाहता, लेकिन सर मुख्यमंत्री की जुबान भी कुछ होती है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को राजस्थान का जननायक और दूसरा गांधी कहा जाता है। जो उन्होंने कहा है वो बात 100% जनता के सामने सत्य साबित होगी। पहली चीज तो मैं आपको ये शंका आपकी क्लियर कर दूं। दूसरी चीज में, भारतीय जनता पार्टी की जो मेरे नेता हैं वो आत्मचिंतन किए बिना और खुद के गृहबान में जाके बिना जो बातें कर रहे थे रीट की, मैं थोड़ा सा उनको आईना दिखा दूं। इनको क्या ये अच्छी तरीके से ध्यान नहीं है क्या कि इनके गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितनी बार परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे? रीट का भी हुआ था, परंतु इनसे पूछो कि रीट का पेपर हुआ था तो इन्होंने उसकी जांच क्या करी थी? थाना स्तर पे उसकी जांच करवाई थी और उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं हुई है, उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि इसकी विपरीत आज सरकार ने इस चीज को माना है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, चूक होने के कारण रीट की परीक्षा हुई थी, का पेपर लीक हुआ था, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और एक मजबूत कानून लाया जाएगा। तो मजबूत कानून लाया गया है, उस समय जो घोषणा करी गई है उनको सबको पूरा किया गया है। अब बात आ रही है सिर्फ ये 6000 पदों की कटौती की। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि सीधा सीधा साफ तौर पर मंत्री जी ने इस कटौती का कारण भी बताया है। कटौती का कारण बताया था कि 5वीं तक के नामांकन ज्यादा है, इसलिए शिक्षकों की भी ज्यादा जरूरत होगी। अब सिर्फ विषय ये रह जाता है कि जो लेवल 1 है वहां पर तो पूरी हो गई भर्ती। अब जो लेवल 2 है उसमें जो 6000 की मांग है उसके संदर्भ में साफ सुथरा कह दिया है कि समीक्षा कर रहे हैं। इनको ये तो नहीं कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। इसी को तो आश्वासन कहा जा रहा है कि समीक्षा करके जल्दी से जल्दी आपको सकारात्मक उत्तर दिया जाएगा। परंतु इंतजार ना करके किसी मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाना वो एक अलग विषय है। कांग्रेस पार्टी इस चीज को बिल्कुल अलग रख के जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उन सबके सामने करिए। क्या ये इस चीज को भूल गए क्या? आज सारे युवा इस चीज को भूल गए हैं क्या कि मोदी जी ने 1 साल के अंदर कितनी नौकरी का वायदा करा था? आज ये पूछ के तो देख लें, उस पर नहीं राजनीति क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी ने दे दी क्या? सर बीजेपी आज आपको मैंने मेरी सेंटेंस की शुरुआत, सर अरे बैठे रहे तो बीजेपी अब आगे नहीं बैठेगी, अब आगे नहीं बैठेगी, अब आगे नहीं, आप ही युवा उसको उखाड़ के फेंकोगे। मैंने आपकी बात का सबसे पहला आपके सेंटेंस का यही जवाब दिया कि अगर अशोक गहलोत जी ने कोई बात कही है तो मेरे को भी आप वापस बुला लेना, मैं आप मेरे सामने आ जाना, मैं आपको यही चीज दोहराऊंगा। अगर अशोक गहलोत जी ने कोई घोषणा करी है तो वो 100% युवाओं के हित की रहेगी और वही का वही होगा जैसा उन्होंने घोषणा करी है। तो आपको थोड़ा विश्वास करना चाहिए और थोड़ी सी दिन समीक्षा का इंतजार करना चाहिए। 1-2 दिन में आपके सामने सकारात्मक परिणाम आएंगे। अब आप इंतजार करें बिना, अगर कुछ लोग बहकावे पे तुले, राजनीति पे तुले तो वो एक विषय अलग है, परंतु युवाओं से जुड़ा विषय यह है कि समीक्षा में उनके पक्ष में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आप देख लेना। कौन लोग? एक मिनट मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं क्लियर पूछ लूं ना सर, कौन लोग? आप खुलकर कहिए कि बीजेपी राजनीति कर रही है और जो ये युवा बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही है। मैंने पहले कह दिया, रीट के मामले में बीजेपी ने राजनीति करी। आज ये सिर्फ पीछे से बैकडोर करते हैं। इनके कितने नेता हैं जो इनके आंदोलनों में इनके साथ जाते हैं?
सिर्फ डिबेट में आके बोलते हैं, परंतु फील्ड में कभी ये गए क्या? आज इनका वो धरना भी याद है कि इनके नेताओं ने जयपुर के अंदर धरना दिया था, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया ने भाषण देने से, साथ देने से मना कर दिया था। जो इनके 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो सारे के सारे अलग पड़े हुए थे। तो सिर्फ ये डिबेट पर आकर युवाओं की बात कर सकते हैं, फील्ड में तो ये गायब है। फील्ड में कोई किसी युवाओं की मुद्दा उठाते नहीं है, जबकि इस देश में युवाओं के लिए जो सबसे काला अध्याय है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकाल ही माना जाएगा। जी एक मिनट मैं जवाब देना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्र को। जवाब दीजिएगा। हमारे कांग्रेस के मित्र प्रियदर्शन ने इतनी दफे इतनी टाइम पे सोच करके एक अक्षर नहीं बोले कि रीट में आपका आउट हुआ, इतनी देर सोचने के बाद में। मैं तो ये कह रहा हूँ कानून लेकर आ गए, अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपको बोलने तो हमने ये भी बोला है कि सरकार ने माना है, सरकार ने माना है कि ये चूक हुई है। नहीं बोला था, आप सुनने की नहीं, तो आप गलत कैसे बोल रहे हो? सरकार ने बोला, मोदी जी के बारे में बोले, कानून लेके आने को बोला, कानून लेके, झूठ मत बोलो, आप भ्रमित मत करो। बोलने की आदत नहीं है मेरी, बीच में बोलने की आदत है। मैं अपना मत रखूंगा, मैं अपना मत रखूंगा। मैंने आपकी बात को पूरा सुना, एक अक्षर भी बीच में नहीं बोला मैं कहीं भी, और मेरी आदत भी नहीं है। बोलो बोलो। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, इन्होंने कहा कानून यूपी लाया, बुलडोजर चल रहा है पेपर आउट वालों के वहां, पता है आपको? बुलडोजर चलाया, राजस्थान चला गया किसी पे बुलडोजर, राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में बुलडोजर की राजनीति नहीं होती है। फिर बोल गए एक ही जाति पे आप एक ही जाति पे बुलडोजर चलाते हो, एक ही जाति पे बुलडोजर चलाते हो आप। फिर बीच में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुनने की क्षमता रखिए, प्रश्न का उत्तर भी लीजिए, प्रश्न का उत्तर भी लीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी, बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, सुनने की क्षमता रखिए, क्षमता पूरी है। ये सरकार 3D पॉलिसी पर चल रही है। 3D का मतलब क्या है? पहला डिले, दूसरा डाइल्यूट, तीसरा डिस्ट्रॉय, लटकाओ, भटकाओ, उलझाओ। इस पे चल रही है पूरे 4 साल से। इन युवाओं के साथ अगर मदद करती तो आज इन लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते कांग्रेस को। दूसरी बात, मोदी जी को लाए बीच में। मोदी जी को क्यों बीच में लाए आप? मोदी जी केंद्र के अंदर अभी 3 दिन पहले 75,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं पूरे भारत में, और समारोह करके बांटे हैं, समारोह करके पूरे भारत में। तो पूरे 8 साल के खट्टे एक साथ ही बांट दिए क्या? 8 साल के खट्टे बांट दिए क्या? नियुक्ति दो तब आप आना सामने। अब फिर बीच में बोले, फिर मैं तीसरी बात बताता हूँ। अब मैं तीसरी बात बताता हूँ। आप बार बार बीजेपी पे जो आरोप लगा रहे हैं, ये ड्यूटी किसकी है? युवाओं को मनाने की, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी युवाओं के साथ पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। उनको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार उनको मिलना चाहिए, और ये लटकाओ भटकाओ उलझाओ की राजनीति बंद होनी चाहिए। पहले मंत्री आके आश्वासन देता है, फिर वही मंत्री युवाओं को कहता है एमएलए बनो आप, मंत्री बनो आप। क्या ये कहने की बात है? ये युवाओं का जो जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं ये लोग, युवा उनको चुनाव में जवाब देगा और पूरी मजबूती के साथ देगा। मैं बार बार कहता हूँ, हम किसी ना कांग्रेस से लेना देना, युवाओं के मुद्दे को आप उठाएंगे। आप तो देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो। आप तो अगर एमएलए एमपी बनना ही अपमान मानते हो, एमएलए एमपी बनते ही अपमान मानते हो, तो आप तो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो। ये तो आप मुद्दे ही नहीं है। आप कभी वसुंधरा जी को लाते हो? नरेंद्र मोदी युवाओं की बात करो ना, कहाँ वसुंधरा जी आगे बीच में, कहाँ नरेंद्र मोदी आ गए? एक दर्जन युवाओं के आप एक सूत्री एजेंडा रखिए, युवाओं की समस्या को समाधान करिए। आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और एक सूत्री कार्यक्रम पर अगर आप रिकॉर्ड बनाया, बीजेपी की सरकार ने रिकॉर्ड बनाया, देश भ्रष्टाचारी का रिकॉर्ड बनाया बीजेपी ने देश के अंदर। डिबेट के अलावा तुम्हारे को कुछ नहीं आता है। मैं भ्रष्टाचार बोलने लगूंगा तो आप उठ के भग जाएंगे। पिछली सरकार आपकी भ्रष्टाचार के कारण ही गई थी। डिबेट को डाइवर्ट मत करिए। पिछली सरकार आपके भ्रष्टाचार के आरोप में गई थी। ये मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है, इसको डाइवर्ट मत करिए आप। डाइवर्ट करने भी नहीं देंगे हम आपको, डाइवर्ट करने भी नहीं देंगे हम आपको। आप तो खुद डाइवर्ट हो रखे हो। नहीं आप मुद्दे को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए ना, रीट पे बोलिए, शिक्षक पे भर्ती पे बोलिए, क्यों नहीं बोलते आप? कहाँ बोल दिया हमने, क्या बोल दिया? केवल आश्वासन 4 साल तक धोखा दिया आपने, धोखा युवाओं को, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अरे सर, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लूंगा, आप फिर कुछ कहने पाएंगे? अभी शांत हो जाइए। हाँ बोला ना, मैंने तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया है। रीट में बात करिए आप। चेतन जी आ रहा हूँ। हाँ अशोक जी, आप रखिएगा बात। हनुमान जी कहना चाह रहे थे जी। त्यागी जी, राजस्थान के अंदर
पिछले 10 साल से परमानेंट अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है वो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ है। पहले 5 साल बीजेपी सरकार में लाठियां खाई, उसके बाद में कांग्रेस सरकार में भी लाठियां खा रहे हैं। जिस समय बीजेपी सरकार थी उस समय भी कांग्रेस विफल थी विपक्ष में। आज भी मैं कह रहा हूं, लास्ट 2 दिन पहले भी पुरोहित चेतन जी हमारे साथ, डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे थे, मैंने तब भी कहा था एक भी मुझे किसी विपक्ष पार्टी का ये स्टेटमेंट बता दो कि ये कहो कि गुजरात में राजस्थान के बेरोजगार बैठे हैं। एक ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि क्यों बैठे। और बच्चों के पास में चेतन जी की सरकार है गुजरात में, वहां भी बेरोजगार 28 दिन जेल में रह के आए थे। वहां भी किसी भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरा। लोकतंत्र में अधिकार है धरना करने का, प्रदर्शन करने का, ज्ञापन देने का। लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है। ये तो अभी विरोध करने क्यों आ गए? आज अभी क्यों विरोध कर रहे हो? हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम क्यों विरोध करेंगे युवाओं का? इनको रोजगार मिलना चाहिए। हम तो कह बार बार करें इनको। हमारी विधानसभा में प्रश्न उठा के देखो, कितने विधायकों ने प्रश्न उठाए, इनके कान पे जूं तक नहीं लगती है। मैं चेतन जी आपसे, मैं पहले भी बीजेपी के विधायकों के साथ डिबेट में बैठ चुका हूं। मैंने तब भी कहा था मैं आपसे एक आश्वासन लेता हूं, इस बार जब बजट 70 आएगा तो क्या आप मुझे आश्वासन दे सकते हो मेरे द्वारा पूरे राजस्थान के बेरोजगारों को कि इस विधानसभा के अंदर बीजेपी के 70 एमएलए ये प्रस्ताव लाएंगे कि राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो जाना चाहिए। क्या आप इसका समर्थन करोगे? मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी भारतीय जनता पार्टी करेगी। पहली बात। दूसरी बात सर, यही अच्छी यहाँ आके कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक चीज हो जाती है। दूसरी बात, आगे बोलने तो दीजिए। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि इसके और बहुत तरीके हैं राजस्थान के बच्चों को प्राथमिकता देने के। अपन संवैधानिक प्रक्रिया से ऊपर नहीं है, कोई भी नेता नहीं है, कोई भी अधिकारी नहीं है, लेकिन उसके तरीके अपने पास है। उसके तरीके बोलने संघ के रूप अपने पास है, राजस्थानी भाषा के रूप अपने पास है, राजस्थान की सभ्यता संस्कृति के ऊपर प्रश्न पूछ के अपने पास है। अपने पास बहुत तरीके हैं मदद करने के, लेकिन भारत के संविधान को अपन उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन भारत के संविधान हरियाणा में तो राजस्थान का बच्चा जब बाहर जाता है ना, 75% आरक्षण लागू कर दिया। सर वो प्राइवेट नौकरी में क्या, हम वो भी मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट नौकरियों में भी सर सरकारी नौकरियों में 75% जो आरक्षण था, अदर स्टेट 22 स्टेट ऐसे हैं जिसमें राजस्थान युवाओं को नहीं ले जा रहा। डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ सीएमओ ऑफिस हम उपेन्द्र यादव जी खुद दे के आए हैं, प्रिंट निकलवा के कि साहब ये पॉलिसी है। हो क्यों नहीं रहा मैं बताता हूँ कारण उसका। हाँ बताइए आप। ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही सरकार, मंत्रियों की नहीं सुन रही, ब्यूरोक्रेसी सारी बाहर की है, वो नहीं चाह रही राजस्थान स्टेट के लोगों को। सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, अगर सरकार चाहे तो मैं कह रहा हूँ सर, आपकी भावना 100% सही है। हम खुद राजस्थान के जन्म में जाए हैं, हम खुद राजस्थान के जन्म में जाए हैं। राजस्थान के युवाओं को मिलनी चाहिए प्राथमिकता, हम खुद चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। लेकिन संविधान के दायरे में, संविधान से ऊपर अपन कोई नहीं है, या पैनल में बैठे कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो सर 22 स्टेट में संविधान लागू नहीं हमारे देश का? बिल्कुल लागू है, कौन कहता लागू नहीं है? बिल्कुल लागू है सर। मैं उसी बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर की बात बिल्कुल अलग है, सरकारी सेक्टर की बात बिल्कुल अलग है। अभी बात चल रही है रीट पे, शिक्षक भर्ती पे। मैं बार बार कहता हूँ शिक्षक भर्ती होनी चाहिए, रीट टाइम पर। और एक और कहता हूँ मैं, लगता है कनेक्शन जरा टूट गया है। जी अशोक जी पूरी बात कीजिए अपनी बात, उसके बाद हनुमान जी आपके पास आ रहा है। भटनागर जी बैठे हैं, मैं मान रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गवर्नमेंट सबको हर बेरोजगार को रोजगार नहीं दे सकती सरकारी, लेकिन अगर अदर स्टेट का जो कोटा कम कर दिया जाएगा सर, 22 स्टेट में कम हो चुका है, तो उससे आज क्या है सर, 100 वैकेंसियां निकली है, 50 वैकेंसियां राजस्थान के बाहर से कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है राजस्थान के अंदर। इसका मतलब 50% लोग तो चले गए, 50% नौकरियां वहां जाके खत्म हो रही है। दूसरा मैं कह रहे हैं, बाहरी राज्यों कोटा खत्म होने से एक तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, दूसरा जो भी इंडस्ट्रीज राजस्थान में आ रही है उसके लिए कानून लेके आ जाए। राजस्थान में पहली बार नहीं हो रहा, अदर स्टेट में हो रहा है सर। 75% रोजगार करो कि राजस्थान के,
पर हम ये कह रहे हैं उसमें योग्य लोगों को, हम ये नहीं कह रहे किसी को उठा के लगा दो। जो उस कंपनी में जो काम करने वाला कारीगर है, जिस जो भी चाहिए उसको, मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, एमडी चाहिए, सीओई चाहिए, उसको मैनेजर चाहिए, एचआर चाहिए, जो चाहिए। सर राजस्थान में युवाओं में काबिलियत है, उनको नौकरी दे। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब राजस्थान के गांधी जी माने जाते हैं, हम भी कह रहे हैं राजस्थान के गांधी जी हैं। जब भी उन्होंने अच्छे काम किए हमने धन्यवाद दिया उनको। राजस्थान के गांधी जी गुजरात में बैठे हैं और जो राजस्थान के युवा बेरोजगार वहां बैठे हैं, उन्होंने भी 150 किलोमीटर वही गांधी यात्रा निकाल के गांधी जी के साबरमती आश्रम में जाके उनसे गुहार लगा रहे हैं। एक बार बुला के बात करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? बात बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, ये आश्वासित है कि हम बात करेंगे, सरकार जागेगी, अभी तक जाग नहीं रही। और साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, चाहे वहां कोई मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई कांग्रेस का प्रवक्ता हो, वो बार बार युवाओं को ठग, दलाल, मंत्री बन जाओ, अनेक तरीके से उनको खाली भ्रमित कर रहा है। उनको जबरदस्ती उनको परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको बदनाम किया जा रहा है और उनका अपमान किया जा रहा है। अपमान तो मत करो, आप अपमान तो मत करो, कम से कम कोई बात नहीं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप नहीं सुन रहे मत सुनो। आज नहीं सुनोगे, मैं तो भूल कह रहा हूँ, आज आप नहीं सुन रहे, 2023 में हम नहीं सुनेंगे, हिसाब बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। बीजेपी, मैं नहीं कह रहा बीजेपी सुन रही है, विपक्ष भी जीरो है राजस्थान में, परमानेंट विपक्ष। एक राजस्थान एक महासंघ है उपेंद्र यादव के नेतृत्व में, जो परमानेंट 10 साल से विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। कोई विपक्ष नहीं है, कोई नहीं बोला, चुनाव आएंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे और शांत हो जाएंगे। इसलिए 2023 के अंदर अब राजस्थान में युवा जागृति रैली निकालेंगे और 2023 के अंदर बताएंगे युवाओं को किसको चुनना है और किसको घर बैठाना है। जी ठीक है, हनुमान जी आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी सर, मैं अशोक जी की बात को वहीं से शुरुआत करता हूं कि कांग्रेसी प्रवक्ताओं को लग रहा है कि हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, इसलिए वो बार बार सेंटर पर जाते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। बीजेपी भी हमारे ऊपर ही वोट बैंकिंग कर रही है, बीजेपी को भी हमारे आंसू के ऊपर ही रोटी सेक के खाना है, जबकि बीजेपी साथ है। बीजेपी बोलेगी हम युवाओं के साथ हैं, हाँ आप साथ हो, लेकिन आप अपनी रोटी सेकने तक ही सीमित हो। आपको लगा ये भर्ती आई, अब इसको रद्द करवाना है, इसका रायता बनाना है और राजनीति करनी है, आप आ गए, अपनी रोटी सेक के चले गए। अब युवाओं को जरूरत है, जिस दिन से चेतन जी वापस जुड़ गए हैं, मैं चेतन जी से निवेदन कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि आप युवाओं के साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन भला ऐसा साथ कैसा? 28 तारीख को हमें धरने की अनुमति नहीं मिली, हमने आग्रह किया, विपक्ष से तो युवा उम्मीद करेगा, जब पक्ष नहीं सुनेगा तो विपक्ष के पास जाएंगे, आते आप अनुमति दिलाते, कोई बात नहीं, 28 तारीख चली गई, 2 तारीख को हम धरना दे रहे हैं शहीद स्मारक पर। क्या डॉक्टर चेतन जी हमें विश्वास दिला रहे हैं कि आप उस जिस तरीके से पहले आपने रीट की भर्ती को रद्द करवाने के लिए आप सड़कों पर उतरे थे, उसी प्रकार आओगे? 2 तारीख को हमारा जो 6000 पदों का नुकसान हुआ है, क्योंकि आज युवा रो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसमें आज बीजेपी का भी है। सीएम साहब ने साफ कहा था कि बीजेपी के दबाव में आके भर्ती रद्द हो रही है। उस समय बीजेपी के बड़े बड़े नेता सड़कों पर थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे थे कि इतने लोगों तक पेपर पहुंचा, जबकि धरातल की सच्चाई ये नहीं थी, धरातल की सच्चाई बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी हमें तो आंसू देखने पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि क्या 2 तारीख को हमें धरने की परमिशन दिलाने के लिए जो विपक्ष में बैठी सरकार जो युवाओं के साथ होने का दावा करती है, क्या हमें धरने की परमिशन दिलाने में सहायता की जाएगी? क्या 2 तारीख को हमारे साथ शहीद स्मारक पर जिस तरीके से आप पहले रद्द करवाने के लिए लड़ रहे थे, इस बार 6000 पदों को वापिस जुड़वाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो? जी ठीक है, चेतन राजपुरोहित, सीधा सवाल है, एक सेकंड, सीधा सवाल है सर, मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए बिल्कुल, मैं एक बार और निवेदन कर रहा हूँ, सवाल बिल्कुल डायरेक्ट है, सीधा सवाल है, करंट का सवाल है। जब अभी कोई भूखा है तो उसको पहले खाना दो। बात ये नहीं है कि वो 10 साल बाद में क्या पहनेगा, कहां पे रहेगा। आज रिटेल 2 में 6000 पद काट लिए गए, आज आंसू आ रहे हैं ना, उन आंसू को पूछो। आज हमारे लिए रोटी 6000 पद है, उन 6000 पदों के लिए क्या 2 तारीख को जो विपक्ष में बैठी सरकार हमारे साथ होने का दावा कर रही है, क्या हमें धरने की परमिशन दिलाकर हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर सड़क पर शहीदों के चरणों में संघर्ष करने के लिए तैयार है? जी चेतन जी जवाब दीजिएगा। सीधी सी बात है कि वो लाठियां आपको दिखानी पड़ेंगी, तब माना जाएगा कि आप साथ हैं।
मैंने पहले शुरुआत में कहा था, लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, कोई भी सरकार हो, ये अधिकार है नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी पहले भी सड़कों पे उतरी है रीट के लिए, पहले भी उतरी है, आगे भी उतरेंगे। रद्द करवाने के लिए सर, रद्द करवाने के लिए, न्याय के लिए नहीं। हम उस समय शहीद स्मारक पर 3 महीने बैठा हुआ था कि पद बढ़ा दो, 50,000 पदों की मांग थी। बीजेपी पदों में साथ नहीं थी, बीजेपी रद्द करवाने में साथ थी, अपनी राजनीति में साथ थी। बीजेपी रद्द करवाएगी, बीजेपी पद कम, सरकार कम करेगी या बीजेपी करेगी, ये बताइए आप पहले मेरे को। सीबीआई की जांच क्यों नहीं हुई फिर? बीजेपी ने कहा था हम सीबीआई की जांच करवाएंगे, सीधे भर्ती रद्द करवाई है और रद्द करवा दी, भर्ती की चुप हो गई। ये और बता रहा हूँ आपको, ये सरकार को मजबूर करेंगे विधानसभा में, क्या बात कर रहे हो आप? 2000 स्टूडेंटों के साथ शहीद स्मारक पर एक कोने में बैठे हुए थे, कोने में बैठे हुए थे। बीजेपी आज देख लो सर, रद्द करवाने के लिए हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष जी की टांग तक टूट गई थी पुलिस की लाठियों से। वो कैसे भूल रहे हो आप लोग? सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, अब सरकार की लाठी से प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सतीश जी की पाँव में फ्रैक्चर हुआ था। आगे भी कह रहा हूँ, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, अभी नहीं हमेशा युवाओं के साथ रही है, आगे भी रहेगी। कैसे नहीं युवाओं को आवश्यकता है, युवा निवेदन कर रहे हैं, युवा पूरे बीएड के 6 लाख युवा निवेदन कर रहे हैं, एक ट्वीट नहीं हुआ। मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, मैं बीजेपी के नेताओं के पास सुबह से कॉल कर रहा हूँ, उन्हीं नेताओं के पास एक ट्वीट तक नहीं हुआ। एक ट्वीट करने के लिए भी कॉल करना पड़ रहा है, तभी भी नहीं हो रहा। 2 तारीख के लिए साथ है, हर उचित मंच पे बीजेपी का विधायक अपनी बात रखेगा, कैसे नहीं रखे? हमेशा विधानसभा की 2 नवंबर को प्रोसीडिंग पढ़िए, जब विधानसभा चली है, विधानसभा नहीं चलने दे रहे, विधानसभा 2 नवंबर को 6 लाख युवा बीजेपी को बुला रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार आप दावा करते हो, क्या हमारे साथ लड़ने के लिए बीजेपी तैयार है? क्या कोई एक ट्वीट करेगा, कोई बड़ा नेता हमारी इस आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार है? मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, मैं तो पहले टाइम से, फर्स्ट टाइम से कह रहा हूँ, बीजेपी युवा के साथ है, क्यों नहीं रहेगी बीजेपी युवा के साथ? 2 नवंबर को आप आश्वासन दे दीजिए TV9 के मंच से कि 2 नवंबर को साथ है, पूरे प्रदेश के युवा बुला रहे हैं, 2 नवंबर के लिए बता दीजिए। आज युवाओं की पीड़ाओं को जो पार्टी नहीं समझेगी वो राज नहीं कर पाएगी। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, समझना पड़ेगा, हर पार्टी को समझना पड़ेगा। ओके अरे सर, चेतन जी कैसी बात करें, तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुत दुख दर्द गरीबों का, बेरोजगारों का समझती है, हम जानते हैं ये बात। अभी सीधा सवाल है, 2 तारीख को क्या आप युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े होंगे, सड़कों पर होंगे क्या? आप ये बता दीजिए बस इतना। आप थे साथ वो छोड़ दीजिए, 2 तारीख का बता दीजिए स्पेसिफिकली। मैं बार बार कह रहा हूँ 2 तारीख और 4 तारीख का मतलब ही नहीं है, मैं सीधा कह रहा हूँ युवाओं के साथ हम लोग हैं, हम लोग युवाओं के साथ हैं। 2 तारीख को आइए, बेरोजगार आपको बुला रहे हैं, 2 तारीख को आइए। आप उसका जवाब नहीं 2 को क्यों आएंगे? हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। अरे जब प्रदर्शन 2 तारीख का 2 आएंगे नहीं, हम 2 को आएंगे, बाद में आएंगे नहीं, हम तो हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। पहले 2 तारीख को आपको शूटिंग के लिए बुला रहे हैं, क्या मतलब है? दूसरे को पिलाने आइए, 2 तारीख को सुना रहे हैं, अभी करने की अनुमति भी नहीं मिली है, आप करने की अनुमति दिलाइए, आइए स्वागत करेंगे। 2 तारीख को आइए, आप 2 तारीख को आ रहे हैं, बाद में क्या करोगे? प्रयास करेंगे, आप दवा कीजिए, आप हमारे साथ तो दवा कीजिए। मेरे को ये सरकार बोलना आसान है। आज किसान के बेटे जब वो तैयारी करने के लिए आते हैं और अपनी किताबें और अपना कमरा छोड़कर, लाइब्रेरी छोड़कर जब सड़कों पर आते हैं ना, हाथ पैर धूसते हैं, अपने माँ बाप की चेहरा याद आता है, जो कोटा पीड़ा मत दिलाइए कि बीजेपी साथ है, बीजेपी साथ नहीं है। अभी तक एक भी नेता ने आवाज नहीं उठाई। कितनी समस्याएं उठानी पड़ती है बच्चों को और उनके परिवार को, हम जानते हैं इस बात को, कैसे नहीं जानते? आइए ना सर, हम बुला रहे हैं, आइए स्वागत करेंगे, आइए सर 2 तारीख को। एसी रूम की राजनीति नहीं की हुई है, हम भी आपके जैसे संघर्ष करके आए हुए हैं।
जिन बेरोजगारों की हाथ टूटी मजे लीजिए, लेकिन एक्सेप्ट करो। अगर बेरोजगारों के हाथ पी रहे हो, जिनके ऊपर रोटी खा रहे हो तो एक्सेप्ट करो। जिन बेरोजगारों के खून पी रहे हो एक्सेप्ट कीजिए, सच्चा एक्सेप्ट कीजिए सर, जो होता है। आप जितना बोल रहे हो आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। मैं बार बार तो आपको फिर कह रहा आइए हूं, सर, आपका जब दुख पीड़ा और समझ दर्द रहे है हैं, ना, जब हम ये हम हमारी जानते पीड़ा हैं। समझ रहे हो तो साथ क्यों नहीं हो? क्योंकि हमने भी भोगा है, ये हमने भी भोगा है। सर युवाओं की पीड़ा जो सर है ना, आप ये बता दीजिए कि यदि उस 2 तारीख की धरने की अनुमति नहीं मिली तो किसान ने बेटा बैठ के रोएगा, क्या वह जेल में जाने के लिए जाएंगे? 28 तारीख को धरने की अनुमति नहीं मिली, हमने क्या कर लिया? TV9 के माध्यम से आवाज बुलंद कर ली, आप आए, हम साथ हैं, रहेंगे। सर फिल्म नहीं चल रही, हकीकत बहुत बुरी है, दर्द होता है, दर्द में नहीं है कि आपके कोई बुरी नहीं है, कौन कहता बुरी है? हमेशा। सर भूख लग रही है, किसान का बच्चा जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कि कितनी मुश्किल में वो लोग जीते हैं जो धरने पे बैठते हैं, कि हमने भी भोगा हुआ है धरना, हमने भी बीजेपी के नेता कहाँ है? सर बीजेपी के नेता ऐसी रूम की राजनीति वाले लोग नहीं है। नहीं होगा, आपने कहाँ से आवाज बुलंद की बताइए? हनुमान जी, हम सड़क से पैदा हुए लोग हैं, सड़क से पैदा हुए लोग हैं, एसी वाले नहीं है। आपके दुख दर्द को पूरा समझते हैं हम लोग। ओके सर, ओके। चेतन जी दुख होता है, चेतन जी माँ बाप को बुढ़ापे में रोता हुआ देखते हैं, दुख होता है, आत्मा रोती है। मैं सहमत हूँ, मीडिया नहीं होता ना सर, मीडिया नहीं होता। त्यागी जी मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। यदि मीडिया नहीं होता तो बेरोजगार रोता हुआ होता ना, उसके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं था। तो मीडिया है, मीडिया की वजह से कम दर्द सुना पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी आ रहा हूँ, अशोक जी एक सेकंड अशोक जी आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले कह दूं चेतन जी, हम भी 2 तारीख को अपना कैमरा और माइक आईडी भेज देंगे सर। देखते हैं कि कौन सा नेता बीजेपी का वहां पर खड़ा होकर युवाओं के हक में नारेबाजी करता हुआ नजर आता है, और कौन सा हम वहां भी भेजेंगे एसी दफ्तरों में आपके, वहां पर भी। अरे सब आपका चैनल तो इतना बढ़िया है, आपका चैनल तो इतना बढ़िया, हमेशा जाता है कवरेज के लिए, हमेशा। मैं खुद मानता हूँ आपका चैनल तो कवरेज के लिए जाना भी चाहिए, देखूंगा तो जाना भी चाहिए। आप लोगों ने ये मुद्दा नहीं उठाया होता, मैं बार बार कह रहा हूँ। TV9 ने इस मुद्दे को बहुत शानदार तरीके से उठाया है और आगे भी उठाता रहेगा, इस चीज का हमें विश्वास है। लेकिन मैं बिल्कुल इनके दुख TV9 कब जाएगा ना, TV9 हमारे पास जब आ पाएंगे जब हमें धरने की अनुमति मिलेगी। अब धरने की अनुमति नहीं मिली, TV9 आवाज उठा सकते हैं, जो उनका काम बखूबी से कर रहे हैं, और युवा धन्यवाद कर रहा है, दिल से धन्यवाद कर रहा है। लेकिन अब 2 तारीख की अनुमति नहीं मिली, फिर आप क्या करोगे? क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता था? क्या आपको विरोध करना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी कि ये युवा धरने की अनुमति मांगने की अनुमति दी जाए? नहीं आएगा ना, बीजेपी आएगी, विपक्ष। मैं बार बार हनुमान जी उठा दो, जब आप इतने दावे करते हो, कम से कम चेतन जी मत आओ, चेतन जी धरातल पर मत आइए, लेकिन आवाज तो उठा दीजिए। क्योंकि जो ये अंगूठा है ना, जिस अंगूठे से हमने वोट दिया है, उसको दुख होता है कि क्या ये अंगूठा हमारी आवाज तक बुलंद नहीं कर रहा। अपने घर बैठे सोशल मीडिया से तो आवाज उठा दो, आपको पद दिया है, वरना ये भी मंत्री बेरोजगार हो जाएंगे, तब तो हम ही नहीं बोलेंगे कि आप आवाज उठा दो। तब अभी आपके पास पद है, आवाज उठा दो, घर से उठा दो। चलिए ठीक है, अशोक जी पूरी कीजिए अपनी बात जल्दी जी। मैं ये कह रहा हूँ हनुमान जी, बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में विपक्ष पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, परमानेंट विपक्ष हम लोग हैं। राजस्थान बेरोजगार महासंघ है, बेरोजगारों के उनके साथ हैं, हम ही विपक्ष है। 2 तारीख को परमिशन नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आज से पहले भी जेल गए थे, फिर चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी भी जेल गए थे ना, क्या फर्क पड़ रहा है जेल में? हम कोई चोरी करके नहीं जा रहे ना, युवाओं के हक के लिए जा रहे हैं। इसलिए बार बार आप बिल्कुल निवेदन ना करें। चेतन जी से कल भी बात हुई थी, चेतन जी बिल्कुल नहीं आएंगे, ना वो हाँ भरेंगे, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। 5 साल ये राज करेंगे, 5 साल ये करेंगे, 5 साल ये कुछ नहीं बोलेंगे, 5 साल ये कुछ नहीं बोलेंगे। यही होता हुआ है, यही हो रहा है। लेकिन 2023 में इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। राजस्थान में भी विकल्प खड़ा होगा, विकल्प है, लड़ेंगे। और 2 तारीख को अगर परमिशन नहीं मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन फिर लड़ेंगे, जेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके बीच में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी आवाज को दबाना नहीं चाहता। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता हूँ। आप दोनों की आवाज को बिल्कुल एक बात रखना चाहूंगा। चेतन जी 1 मिनट, एक रिक्वेस्ट है। कांग्रेस प्रवक्ता जी ने बोला है कि आप 1-2 दिन रुकिए, कि सीएम साहब जो घोषणा करते हैं वो पूरी होगी। तो मैं बता दूं, हमें हमारी मांगों से मतलब है। अगर आप 2 तारीख को
अगर 1 तारीख तक भी हमारे 6000 पदों की घोषणा कर दोगे ना, तो हम 2 तारीख को धरने पर नहीं जाएंगे, आपका स्वागत करने आएंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। हम आपसे मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं समस्त बीएड साथियों की तरफ से कि हमें रोने के लिए मजबूर मत करो। 2 तारीख को नहीं आएंगे सर, आप 1 तारीख से पहले घोषणा करवा दो। 4 साल पहले इंतजार किया, हम 1 तारीख तक का समय दे रहे हैं। आपने टीवी 9 के माध्यम से ये वादा किया है कि 1-2 दिन में सकारात्मक चीज देखने को मिलेगी। 1-2 दिन छोड़िए, हम 1 तारीख तक का समय दे रहे हैं। अगर हम 2 तारीख को सुबह तक भी हमें हमारे पद मिल जाएंगे ना, हम आपका स्वागत करके आएंगे। ठीक है प्रियदर्शी भटनागर साहब, विकल्प आपके पास है। आप एक तरफ कह देते हैं भाई राजनीति कर रही है बीजेपी, आप देख लीजिए स्थिति क्या है, आपने पूरी देख ली, बड़े देर से आप चुपचाप बैठे हुए थे, सुन रहे थे सबको। अब विकल्प ये है कि भाई आप आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा हो जाएगा, जो अभी नहीं है, इस भरोसे की हम बात कर रहे हैं। 1 तारीख तक या 2 तारीख की सुबह तक आप जो मांगे हैं वो मान लीजिए, तो वो प्रदर्शन नहीं होगा। दूसरा सर, जब आप उपेंद्र यादव को ये कहते हैं कि भाई गुजरात में आप प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है, ठीक है, आप 2 तारीख को अगर आप मांगे पूरी नहीं कर पाते तो यहीं पर प्रदर्शन करने की अनुमति दीजिए, बताइए सर। देखिए, मैं आपको वापस से मेरी बात दोहरा देता हूं। माननीय बीडी कल्ला जी ने बिल्कुल सकारात्मक नजरिए से बात कही थी, उसी बात पे मैं अडिग हूं। जल्दी से जल्दी राजस्थान के युवाओं को सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। किसी भी राजस्थान के युवा के भविष्य के ऊपर कुठाराघात कांग्रेस की सरकार में ना हुआ है ना आगे होगा। इनको धरने प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान सरकार इनकी मांगों के अंदर सकारात्मक विचार कर रही है और जल्दी इनको सकारात्मक परिणाम, ठोस परिणाम जो इनकी हितों से जिन्हें देखने को मिल जाएगी। इनको सिर्फ यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखें, इसी में इस देश के, इस राजस्थान के युवाओं का भला है। ठीक है प्रियदर्शी साहब, क्या 2 तारीख को अगर आप ये ठीक है मांगे, चलिए अब मैं कहता हूं 1 तारीख तक नहीं मान पा रहे तो 2 तारीख को परमिशन तो देंगे ना सर, या क्या स्थिति होगी ये बताइए ना। देखिए मैंने बोल दिया, ये बात पहले क्लियर कर दिया, धरने की आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान की सरकार बिल्कुल सजग है युवाओं के भविष्य के लिए, इनको आवश्यकता ही नहीं है धरना डालने की। राजस्थान सरकार इनकी मांगों के संदर्भ में विचार कर रही है और जल्द ही इनको अच्छे परिणाम सामने आएंगे। नहीं सर, एक बार लाठियां खा चुके हैं बेरोजगार, फिर से दोबारा आपकी सरकार में अब क्या लाठियां खानी? देखिए, जो रीट के संदर्भ में जो राजस्थान सरकार ने कमिटमेंट किया था वो पूरा किया। कानून मजबूत लाने की बात करी थी, आज से पहले कभी भी किसी सरकार ने इतना मजबूत कानून नहीं लेकर आए थे। वो कानून करा, कानून लाने के साथ साथ में उस पर इंप्लीमेंट भी किया। कानून सिर्फ दिखावे के नहीं हो, उस पर इंप्लीमेंट भी किया गया है। उस कानून को लाके राजस्थान सरकार ने यही कोशिश करी है कि राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। और आप देख लीजिए, जितनी नौकरी मोदी जी ने दी नहीं दी है, उससे ज्यादा तो नौकरी अभी तक राजस्थान सरकार दे चुकी है। कितने लोगों को नौकरी दे रही है, जा चुकी होती तो सड़कों पर थोड़ी ना बेरोजगार होता। देखिए, बात सिर्फ 6000, देखिए 6,000 पदों की मांग है। इसके संदर्भ में कल्ला साहब ने कहा है कि वो इस संदर्भ में समीक्षा कर रहे हैं, विभागीय स्तर पे समीक्षा का मसौदा तैयार हो रहा है, वो जल्दी जनता के बीच में आ जाएगा। ठीक है रमेश पुरोहित साहब, क्लोजिंग, पहले हनुमान जी आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद रमेश पुरोहित आपको क्लोजिंग रिमार्क पे लूंगा। जी हनुमान जी। कानून के वावे मत लूटिए, धरातल पर लागू नहीं हुआ है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ जागृति पब्लिक स्कूल बाहर बैठ के धरना दे के आए थे, मान्यता रद्द नहीं हुई है। कानून में तो यह भी था कि मान्यता रद्द होगी, ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ, मान्यता रद्द नहीं हुई है, इस बात को मत भूलो। कानून आया है लेकिन आज कार्रवाई हो रही है, लागू नहीं हुआ। और आप जिस समीक्षा की बात कर रहे हो ना, आप समय दे दीजिए, युवा समय दे रहा है। 1 तारीख से पहले बात कीजिए ना कि 6000 पदों की समीक्षा हो जाएगी। और यदि समीक्षा, ये मुद्दा उठाई क्यों? हम चर्चा करने बैठते ही नहीं सर, हम तो तैयारी कर रहे थे, रीढ़ तो दूर दूर तक नहीं थी। आप ये मुद्दा लेकर ही क्यों आए? जब समीक्षा ही करनी थी, जब आपको युवाओं के साथ न्याय करना था, पद बढ़ाने थे, कि पदों में कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी थी, तो ये मुद्दा आया ही क्यों, उत्पन्न ही क्यों हुआ कि आज युवा सड़कों पर आने के लिए बेबस है? हमें मजा थोड़ी आता है आंदोलन करने में, हमें मजा थोड़ी आता है किताबें तोड़कर कि आप लोगों से अनुमति लेने के लिए अनुरोध करो, फिर लड़ने के लिए अनुरोध करो, फिर विपक्ष से सुनो कि हम आपके साथ है, फिर पक्ष से सुनो हम आपके साथ है, और सड़कों पर जाए तो मीडिया के अलावा कोई नहीं मिलता। लाठियां जरूर मिलती है, तो समय समय पर मिल रही है। जेल में जरूर जाते हैं, हमारे घर वालों को प्रताड़ना मिलती है, वो समय समय पर मिल रही है।
अशोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी, मैं जो बार बार रेट की जो 2-3 बार मुद्दे उठे, मैं भट्टागर साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि साहब जारौली साहब को जब गिरफ्तार किया था, सस्पेंड किया था, बर्खास्त किया था, उसके बाद क्लीन चिट दे दी गई, तो ऐसा क्या? आप तो एडवोकेट हैं, आप समझते हैं कानून को मेरे से ज्यादा। मुझे सिंपल सी बात बता दीजिए कि पहले उनको हटाया, फिर बर्खास्त किया, फिर क्लीन चिट दे दी। अगर क्लीन चिट दे दी तो वापस उनको बना दो ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष। कहाँ दिक्कत आ रही है? गलत तो देखिए, गलती ये मामला कोर्ट के समक्ष विचाराधीन था। जो कोर्ट का निर्णय था वो पूरी देश को सर मान्य है। सर हम भी मान रहे हैं, हम भी कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दी गई है, उसके संदर्भ में मैं क्या टिप्पणी करूं? तो सर मुझे एक चीज बता दें, उसका दोषी है कौन? राजस्थान में इतने पेपर लीक हुए, मुख्य सरगना कौन है? सिर्फ उसका नाम बता दीजिए। और क्या आप भी आश्वासन देके जा रहे हो कि जो राजस्थान के बेरोजगार पिछले 28 दिन से गुजरात में बैठे हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे वार्ता की जाएगी, जो कि नहीं हो रही। उधर राजस्थान के बेरोजगार गुजरात में आंदोलन कर रहे हैं, इधर बैठ के अब जयपुर में भी तैयारी कर रहे हैं, इधर सीएचओ वाले भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी भी कर रहे हैं। सर खुश कौन है सरकार से? आप उसका नाम बता दीजिए। आप हमसे वार्ता मत कीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, हमसे वार्ता मत कीजिए। उन पीड़ित अभ्यर्थियों को बुला लीजिए, संबंधित जिस भी भर्ती का जो अभ्यर्थी है उसका प्रतिनिधिमंडल बुलाइए, उनसे वार्ता कीजिए, उनको संतुष्ट कीजिए, हम वापस आ जाएंगे। लेकिन इस पे कोई बात नहीं करेगा, ना किसी बात कोई आश्वासन है। सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों का अपमान करना है कांग्रेस को, जो पिछले 27 दिन से लगातार किसी न किसी तरीके से कोई न कोई ये करता जा रहा है। और एक दो ऐसा नहीं, आप लोगों के अच्छे प्रवक्ता भी आए थे, आश्वासन देंगे कि हम वार्ता करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ भट्टागर जी अंतिम कमेंट आप भी दे दे कि आप भी आगे सरकार तक बात पहुंचाएंगे और जल्दी हमारी वार्ता करवाएंगे। आप भी एक आश्वासन दे दीजिए, हो सकता है हम आज के लिए खुश हो जाएंगे। चलो भट्टागर जी ने भी आश्वासन दे दिया। देखिए, निजी तौर पर तो कोई आश्वासन दिया हुआ तो मेरे हिसाब से कोई निरर्थक होता है, परंतु मैंने आपको पार्टी स्तर पर एक बात कही थी। जो बात आपको बीडी कल्ला जी ने कहा है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, सरकार आपके पक्ष में है, आपकी भावनाओं को समझती है और जल्दी आपके पक्ष में सकारात्मक आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। समीक्षा पूरी होते ही आपके पक्ष में और आपके अच्छे परिणाम सामने मिलेंगे। किसी भी युवा के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा, किसी भी युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। आप दोबारा हमें ये नहीं कह सकोगे कि हमारे ऐसा हुआ है। ना कांग्रेस ने पहले कभी ऐसा किया है, ना अब करेंगे, किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। उसकी स्थिति भी बता दी कि ये इसका काम क्या था। कलम कैसे चल गई कि 31,31,000 की घोषणा की हुई है, एक बार समीक्षा करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, तुरंत घोषणा कर दी। इतनी क्या जल्दी थी? आप 6,000 पद है जो सेकंड ग्रेड, उनको तो सिर्फ तो यही तो करा है कि फर्स्ट ग्रेड में डाला गया है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज्यादा नामांकन आए। सर आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप नामांकन की बात करते हो ना, तो आप ऐसा नहीं है कि आप 4 फरवरी को एग्जाम करवा के 6 फरवरी को ज्वाइनिंग दे दोगे, नहीं 23 तक लेकर जाओगे। तो जुलाई तक के जो रिटायरमेंट होंगे उन पदों को इंक्लूड कीजिए, जोड़िए उन पदों को। पद तो 10,000 निकलेंगे। भर्ती अगर युवाओं के साथ हो ना, जब आप ये चीज देख रहे हो तो ये भी तो देखो कि जुलाई में आप पोस्टिंग दोगे तो जुलाई तक के जो रिटायरमेंट है उन पदों को भी तो इंक्लूड कीजिए। पोर्टल पे पुराना डाटा है, नया डाटा नहीं है, आज दिनांक तक डाटा नहीं है। और हम गांव में रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर गांव के आसपास कोई ना कोई सरकारी मास्टर रिटायरमेंट होता है हर 4-5 दिन में। तो मतलब जुलाई तक कितने मास्टर होंगे, उनके पदों को भी जोड़ दीजिए। अगर आप युवाओं के साथ हो तो फिर तो अगर नामांकन देख रहे हो तो उन पदों को देखिए, क्योंकि जुलाई में फिर वो 2 पद फिर खाली होंगे। क्योंकि 4 साल हो गई सर, हम तो रुके हुए हैं। आप फिक्स डेट दे दो, TV9 के माध्यम से आप अपनी तारीख दे दो। हम 2 नवंबर को आंदोलन नहीं करेंगे। आप आश्वासन दे दो कि इतनी तारीख तक आपके पद बढ़ जाएंगे, हम आपका स्वागत करेंगे सर, और हम आंदोलन नहीं करेंगे। आप डेट दे दो। और बीजेपी डॉक्टर चेतन जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप कल से ही हम देखने लग जाएंगे उन्हीं नेताओं में, जिन नेताओं का आप उदाहरण दे रहे हो कि किसी के पैर में चोट आई, किसी के उंगली में चोट आई, किसी के सिर के बाल में चोट आई, उन नेताओं को आप आवाज उठाने के लिए कहिए। और 2 तारीख को कितने नेता आते हैं, हम इंतजार करेंगे कि उनको, क्योंकि अगर वो युवाओं के साथ है, पहले चोट आई तो वो पुनः आएंगे, क्योंकि यदि उनका स्वार्थ पहले नहीं था ना तो अभी भी स्वार्थ नहीं होगा।
पहले युवाओं के साथ थे, अभी भी आएंगे। दोनों पक्ष और विपक्ष के सामने मैंने कंडीशन रख दी, आप घोषणा कर जाइए। हम TV9 के माध्यम से बता रहा हूं, ना तो आंदोलन करेंगे, और आंदोलन करेंगे बीजेपी साथ आएगी तो बीजेपी का स्वागत करेंगे। सीधा सा सवाल है, यस और नो में जवाब है। प्रियदर्शी साहब जी देखिए, मैंने जो बात आपको पहले कही है, विभागीय स्तर पे समीक्षा चल रही है। समीक्षा कमेटी के द्वारा जल्द ही अपना मसौदा माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा। उस मसौदे को रखने के बीच तक बेरोजगार यूनियन को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और इनको विश्वास रखना चाहिए कि राजस्थान सरकार की जो सामने जो समीक्षा आएगी वो जनता के हित में रहेगी, युवाओं के हित में रहेगी, और इनको इनके भविष्य पे कतई कुठाराघात की कोई सरकार की मंशा ना पहले थी ना अब है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत अंतर है, वो कुछ ही दिनों में इनको पता चल जाएगा। अरे ऐसी एक कमेटी बनी थी मार्च में, 15 दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी। सीएम साहब की घोषणा थी भर्ती रद्द करते ही, 15 दिन की बात करते हो। मेरे हिसाब से तो अभी तो नवंबर चल रहा है और मार्च से नवंबर आ गया, 15 दिन ही पूरे नहीं हुए, उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। एग्जाम पास में आ जाएगी, ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर युवा ना तो रोने का रहेगा, ना आंदोलन करने का रहेगा, ना बात रखने का रहेगा। इसलिए सर भटकाइए मत कि जल्द से जल्द, वो 15 दिन भी नहीं आए कि हम कमेटी बैठाई थी, उसमें नाम थे, ऐसे ऐसे अधिकारियों के नाम थे, बड़े बड़े अधिकारियों के, कि ये तो कुछ करेंगे, उम्मीद थी युवाओं को। लेकिन वो 15 दिन नहीं, आज नवंबर का गया, अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई। युवा अब जागृत है, किताबों के साथ साथ TV9 जैसे मीडिया से जब हमारी आवाज उठाते हैं ना, इनको भी हम देखते हैं, इनको भी सुनते हैं। ठीक है, हनुमान जी मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश पुरोहित साहब मैं आपके पास एक बार आ रहा हूं। देखिए स्थिति क्या बन गई, मुख्यमंत्री साहब ने तो कह दिया था इतने पदों पर भर्ती करेंगे, 6000 पद काट लिए गए, अब आश्वासन दे रहे हैं। ठीक है, वो एक देखते हैं, क्योंकि जैसा बताया कि वो रीड पेपर रद्द हुआ, अब उस तरह की चीजें, कमेटी बनाई गई, 15 दिन में रिपोर्ट, अब अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर भी खत्म हो गया है। अब भी कह रहे हैं प्रियदर्शी साहब की जल्द से जल्द विचार कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हक में फैसला आएगा। लेकिन सर ये बताइए, ये स्थिति क्या है? क्या ऐसी स्थिति हो गई है गहलोत सरकार के सामने कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी दिखाई दे रही, क्योंकि कितने पदों पर भर्ती करनी है, क्या कुछ, मतलब पूरी स्थिति साफ नहीं है सरकार के सामने। त्यागी जी, सरकार के सामने जो दुविधा है, चाहे कोई भी सरकार आए, ब्यूरोक्रेसी अपने स्तर पर ही काम करती है, अपने तरीके से ही काम करती है, और उनका ये मानना होता है कि सरकार हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप बर्खास्त भी करते हो तो वो रीस्टेट होकर के वापस आ जाते हैं। आप क्या करो ऐसे? इसलिए कह रहा हूं कि दिक्कत सरकार की नहीं है, सरकार के सामने समस्या नहीं है। समस्या जो फाइल पुटअप होती है नीतिगत निर्णय लेने वालों के सामने, वहां दिक्कत आती है। अब ये जो भर्ती की जो बात चल रही है, जिस विषय को हम एक डिस्कस कर रहे हैं, उसमें यह है कि वो जो मुख्यमंत्री जी के सामने जो प्रस्ताव आया था और जिस प्रस्ताव के आधार पर उन्होंने घोषणा की थी, और उस घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ और फिर पदों में कटौती हुई, तो वो जो उनके मतलब कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के मुंह से कहलवाना एक तरह से उनका अपमान है। आप ये बात कहो खुल के, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर किसी नीतिगत निर्णय जो है, एक निर्णय लेने की जिसका प्राधिकार होता है, उससे ही आप गलत बयानबाजी कहला लेते हो, तो फिर तो मतलब आप ये सोचो किसको हो रही है, ब्यूरोक्रेसी को क्या दिक्कत हो रही है? तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो तो 62 साल का होगा, तब तक तो वजह से सरकारी नौकरी करेगा। आप ट्रांसफर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या करे सरकार? आप पनिशमेंट दोगे, क्या करोगे? आप वहां से बाड़मेर आप पोस्टिंग कर दोगे, जैसलमेर कर दोगे, ऐसी जगह कर दोगे, या कोई ऐसे विभागों में भेज दोगे, करेगा। उनके सामने दिक्कत नहीं है, दिक्कत जवाबदेह सरकार जिसकी होती है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या मंत्रिमंडल या सरकार को जवाबदेही होती है कि वो उसको करे, और अगर गलत बयानबाजी से जवाबदेही से अगर कोई काम करता है तो इस तरह की दिक्कत आती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। ये जो युवा वर्ग बैठा है वो भी वो अपना रास्ता खुद तलाशने
की कुव्वत रखता है, मादा रखता है। 2023 ज्यादा दूर नहीं है, वो जिधर भी रास्ता बनाएगा उधर रास्ता अपना भी बहेगा, पानी उधर ही बहेगा। इसलिए ना तो कोई कांग्रेस की बात है, ना बीजेपी की बात है, ना इनके उत्तराधिकार की बात है। अगर ये कह भी देते हैं कि हम युवाओं के साथ में, तो साथ होकर क्या कर लोगे आप क्या कर सकते हो ये बताओ हमको। क्या आप ये कर सकते हो? जब आप ये नहीं कर सकते, फिर झूठे आश्वासन और बयानबाजी और ये इससे कोई मतलब नहीं होता। ये फिर चले जाएंगे, फिर सड़कों पे आएंगे, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, फिर कोई नई सरकार आएगी, फिर वो तो ये रहता है। 5 साल इसी में निकल जाते हैं। सियासत चलती रहेगी, लेकिन ये सियासत के बीच जो युवाओं का, बेरोजगारों का सरोकार है, उनका अधिकार है, वो भी कहीं ना कहीं। जी त्यागी जी, ये सियासत का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है, मानवीय पहलू से जुड़ा हुआ विषय है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। इसीलिए जब भी यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठे तो कम से कम पूरी तैयारी के साथ में बैठे, और उनको भी इस बात के लिए भी एश्योर होना चाहिए, अरे हम कभी भी युवा रहे होंगे। इस बात को एहसास करते हुए अगर कोई बात कहता है, तब समझ में आती है कि मैं जब आज से 40 साल पहले युवा और इम्तिहानों के दर दर ठोकरे खाता था, नौकरियां लगती है कि नहीं लगती है, कि क्या होता है क्या नहीं होता, तब उनको एहसास होता पीड़ा। बाकी यहाँ पे बैठ के और ये करने से कुछ नहीं होने वाला, भले कि आप कितनी भी सरकार आएंगे, कितनी भी सरकारें चली जाएंगी। और ये 75,000 की नौकरियां तो क्या घर से दे रहे हो क्या? 75,000 की नौकरियां, ये भी तो एक व्यवस्था के तहत ही है ना। तो इसीलिए कोई आदमी ये दावा करता है, ये अपने आप को एक लेता है कि यार बीजेपी की सरकार ने इतनी नौकरियां दे दी, कांग्रेस की सरकार ने इतनी दी। और तो यार ये व्यवस्था का विषय है भाई, ये प्रशासनिक व्यवस्था का विषय है। कोई पार्टी, कोई नेता अपने घर से अपने पैसे इसीलिए ये बयानबाजी है, जो झूठे आश्वासन है बंद करो, और युवाओं की जो जिनाई समस्या होती है, दिक्कतें होती है, उनके ऊपर डिस्कस करो। एक ऐसी पॉलिसी लावे जिसके बाद में कोई भी सरकार आएगी, कोई भी सरकार जाएगी, वो अपना व्यवस्था से चलती रहेगी। इस समय इम्तिहान होंगे, इस समय इनके रिजल्ट आएंगे, इस समय इनके इंटरव्यू होंगे। यहाँ पे आपको तो युवाओं को भी पता होता है कि एक नौकरी के लिए मुझको यार कम से कम 1.5-2 साल का वक्त चाहिए होता है। तैयारी करके इंसान में बैठेगा और उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आके इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू होके वो नौकरी ले लेगा। अगर वो सक्षम होगा, योग्य होगा, तो नौकरी होगी। पर यह बैकडोर एंट्री वाली जो व्यवस्था है ना, वो हमेशा खतरनाक होती है, घातक होती है। किसी भी सरकार के लिए अगर बैकडोर एंट्री से अगर आप युवाओं के साथ में, नौकरियों के साथ में अगर ये व्यवस्था करते हो, प्रशासनिक व्यवस्था अगर इस तरह से चलाने की हिमाकत करते हो, तो उसके परिणाम हमेशा खतरनाक होंगे। और ये तो वक्त बताएगा आगे क्या होना। लेकिन अब इन पार्टियों को सोचने का वक्त आ गया है कि अब अगर वो नहीं समझे तो युवाओं को रोकना इतना आसान नहीं होगा। मैं बता दूं, पहले भी देखा है और आज भी देखा है हमने। बिल्कुल, तो युवा इस वक्त रोजगार को लेकर लामबंद है और ये मुश्किल खड़ी होंगी। लेकिन प्रियदर्शी साहब, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि भाई हम तो इंतजार में हैं, युवा भी इंतजार में है कि भाई कोई अच्छी खबर उनके लिए आप सुनाएंगे। लेकिन जब तक अच्छी खबर नहीं आती, तब तक कि कम से कम उस अच्छी खबर का आश्वासन आप नहीं दे पा रहे हैं, टाइमलाइन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो बता दीजिए कि सर 2 तारीख को धरने की परमिशन दे पाएंगे क्या? उसका आश्वासन ही आज टीवी9 पर आप देकर चले जाइए। देखिए, मैंने आपको कहा धरने की आवश्यकता है ही नहीं, और धरने की आवश्यकता आगे भी नहीं पड़ेगी। आवश्यकता आगे भी नहीं पड़ेगी, ना आज आवश्यकता है। राजस्थान की सरकार युवाओं के साथ में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी है। आवश्यकता पड़ती है तो क्या धरने की हो सकता है सर कुछ डिले हो जाए समीक्षा करने में, विचार करने में। आवश्यकता की स्थिति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पड़ सकती है। बाकी जो इस राजस्थान का जो युवा है उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, तो सर जो राजस्थान का युवा है उसको नहीं पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को पड़ सकती है। अरे सर, राजस्थान गुमराह करने के लिए। भट्टागर साहब, राजस्थान युवा बैठे गुजरात में, बुला लो। देखिए, गुजरात से तो आप क्या उम्मीद करेंगे? गुजरात में तो कुछ दिनों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। आप कुछ दिनों की सरकार है, आप देख लिए वहां बैठे सरकार के द्वारा उनके कुछ बात करी गई, उनसे कुछ पूछा गया। उनके बैठने के बाद आज सबसे पहले आपको उद्देश्य होना चाहिए कि आप सरकार को घेरें। सर मैं तो नहीं, मेरा पहला सवाल ही यही था
कि राजस्थान में विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष ने भूमिका नहीं निभा रही, भूमिका विपक्ष की सिर्फ हम लोग निभा रहे हैं पिछले 10 साल से। और मैं तो गुजरात में भी कह रहा हूँ, गुजरात में 28 दिन जेल में रहे हम लोग, विपक्ष, मैंने खुद ही कहा डॉक्टर चेतन साहब को कि 28 घंटे हम जेल में रहे, क्या हुआ? दिवाली के ऊपर कोई बीजेपी का विधायक, कोई मंत्री जाके किसी ने बेरोजगार से पूछा एक बार भी कि आप त्योहार पे यहाँ बैठे हो, आप खाना खाया नहीं खाया, काली दिवाली मना रहे हो बिना भूखे पेट, एक बार पूछ लेते सर, अभिभावक के रूप में पूछ लेते। अतिथि देवो भव है, स्लोगन है ना, अतिथि देवो भव है, इस बहाने पूछे, नहीं पूछा ना, हम तो कह रहे हैं। मैं हनुमान जी को तो समझा रहा था 2 तारीख के लिए, ना चेतन जी आएंगे ना कुछ और आने वाला है, परमानेंट विपक्ष हम ही है, हमें लड़ना है, हमें जेल जाना है और 2023 के अंदर नई सरकार बनानी है, हम ही सरकार बनाएंगे, ये दिखाएंगे बीजेपी को और कांग्रेस को। जो युवाओं के साथ खड़ा है उसके साथ युवा खड़ा है, जो युवाओं के साथ नहीं खड़ा उसके साथ युवा नहीं खड़ा। मैं तो चेतन जी को कह रहा हूँ, आप बार बार इस सवाल भी कर रहा हूँ कि चेतन जी आप हाँ भर दीजिए कि हम 2 तारीख को आएंगे, आप कह दीजिए कि विधानसभा में हम कहेंगे कि राज्यों कोटा खत्म कर दीजिए, आप कह दीजिए कि 75% नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को मिलनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी। मैं कह रहा हूँ सरकारी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इतने सक्षम हो जाएंगे, हमें सरकार के पास इतना बजट बचेगा। लेकिन ना तो चेतन जी इस बात का जवाब दे पा रहे, ना सर आप आश्वासन दे पा रहे। मैंने आपसे भी कहा था, मैंने दिया है आपको आश्वासन, मैंने आपको आश्वासन दिया और मैंने कहा साफ तौर पर कहा है कि बीडी कल्ला जी ने जो कहा है राजस्थान, और सबसे बड़ा आपको मैंने ये उदाहरण दे दिया कि राजस्थान के जननायक गांधीवादी नेता अशोक गहलोत जी ने अगर कोई बात कही है तो आपको विश्वास करना चाहिए, वो अक्षरक्ष वो बात मानी जाएगी। सर आप मान रहे हो? सर 31 तारीख तक सीएम साहब गुजरात है, राजस्थान के गांधी जी हैं कहे जाने वाले सीएम साहब गुजरात में है, तो क्या उन युवाओं से मिलेंगे गुजरात में 31 तारीख तक? क्या 5 मिनट उनसे बात करेंगे, वार्ता करेंगे, बुलाएंगे उनको और कहेंगे कि चलो ठीक है मैं आपसे वार्ता करता हूँ, आपकी जो भी मांगे हम बात करेंगे, टेबल पे बैठ के बात करेंगे, अपने घर चलो? क्या सर कहेंगे? आप ये कह सकते हैं टीवी 9 भारत पे राजस्थान पे कि हाँ मैं कह रहा हूँ कि सीएम साहब वार्ता करेंगे और बोलेंगे बेरोजगारों की बच्चों आओ, मैं आपका अभिभावक हूँ, हम अपने घर चलेंगे और अपने घर में बैठ के सारी डिस्कस करेंगे, जो जो समस्या है एक साथ नहीं होगी, एक साथ नहीं होगी। 20 सूत्री मांगे हैं, एक दिन में नहीं होगी, कुछ मांगे हैं जो अभी हो सकती है, उसमें टाइम लगेगा। आप उसमें वार्ता तो करो बैठ के, ये मांगे हम 10 दिन में करेंगे, ये महीने में करेंगे, ये 2 महीने लगेंगे, ये कर सकते ना सर, लेकिन नहीं कर रहे सर। और मैं कह रहा हूँ भंडार अगर ये हो सकता है तो आप बता दीजिए सीएम साहब गुजरात में 31 तारीख तक, हम तो खुद चाहते हैं, हमारे अभिभावक है, लेकिन कोई वार्ता नहीं हो रही साहब, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। बेरोजगार खा रहा है, गालियां खा रहा है, वो खाता रहेगा, 2023 में इसका जवाब मिलेगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। चलिए ठीक है प्रियदर्शी साहब, सीधी चुनौती है। देखिए आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से दूरी बनाकर रखे युवा, आपसे बड़ी नजदीकियां बनाई पिछली बार, लेकिन जो उनकी मांगे उनकी अपेक्षाएं आपसे थी वो उन पर आप खरे नहीं उतरे। अभी भी आपके पास विकल्प है, थोड़ा वक्त है, ज्यादा नहीं है, आपको विचार करना है कि कितनी जल्दी मुख्यमंत्री साहब ने जो आश्वासन दिए हैं, जो आप लोग अब दे रहे हैं, वो कितने उस पर खरा उतरते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सर यही है कि संयम कब तक बढ़ता जाए, खाली जेबें और भूखे पेट और करियर जब अंधकार में हो युवाओं का, तो फिर कितना संयम बढ़ता जाए, ये भी एक बड़ा विषय। और हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, आश्वासन आप देकर जा रहे हैं, हम सवाल पूछेंगे, आज भी बैठ रहे हैं, कल भी बैठेंगे सर चर्चा में, लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। और टीवी 9 लगातार राजस्थान से जुड़ा हर एक मुद्दा उठा रहा है, युवाओं का मुद्दा हो, बिजली कर्मियों का मुद्दा हो, सीएचए का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पर एक एक खबर, एक एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा है और हर खबर पर सवाल पूछ रहा है। और मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि इन चर्चाओं का कतई ये मकसद नहीं है किसी सरकार को टारगेट किया जाए या किसी पार्टी का एजेंडा चलाया जाए, सीधा जन सरोकार की राजनीति हो। अगर जन सरोकार राजनीति में पीछे कहीं छूट रहा है तो वो आगे आए, ये एक इकलौता एजेंडा टीवी 9 राजस्थान का है और इसी पॉलिसी पर टीवी 9 राजस्थान चल रहा है। तो इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हम लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें ताकि आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा उठे और जल्द से जल्द सरकार के कानों तक पहुंचे। अशोक जी, हनुमान जी, प्रियदर्शी साहब, डॉक्टर चेतन साहब और रमेश पुरोहित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।